तो नमस्ते, वेलकम एवरीवन। कलमकार दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विचारांची बरनी का ये फर्स्ट वर्चुअल इवेंट है और मैं होप करती हूँ कि हमारे आर्टिस्ट के दिल की बातें आपके दिल को छू जाए। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और आखिर तक बने रहिए। हो सके तो वीडियोस ऑन रखिए पर ऑडियोज म्यूट कर लीजिए। जब आपको कॉम्प्लीमेंट करना हो या कोई कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर परफॉर्मेंस के बाद आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, सो विल स्टार्ट विद द इवनिंग। सो पहले मैं बुलाना चाहूंगी अविनाश काटवते जी को। ये एक मराठी कविता और गजल राइटर है और इन्हें गाना गाने का भी काफी शौक है। तो चलो सुनते हैं आज अविनाश जी हमें क्या सुनाने वाले हैं। वैसे तो हिंदी से शुरुआत करूंगा। बहुत पहले लिखा है। गजल है छोटी सी। ओके। आवाज आ रहा बता दीजिए मेरे को। इरादा नजर में कसा वो कहा है, जवा जख्म गहरा धसा वो कहा है। नजर में कसा वो कहा है, जवा जख्म गहरा धसा वो कहा है। बड़ी रूह रूह यू हो गई है नबीरे, बड़ी रूह यू हो गई है नबीरे। दिखा मुंह बेशर्म सा वो कहा है, दिखा मुंह बेशर्म सा वो कहा है। फैलता जालिम कोई, रहा फैलता जाल जालिम कोई, उसी में किनारा फंसा वो कहा है, उसी में किनारा फंसा वो कहा है। जमाना नई चाल लेकर खड़ा है, जमाना नई चाल लेकर खड़ा है। कदम भीड़ में जो घुसा वो कहा है, कदम भीड़ में जो घुसा वो कहा है। पुराना जहां सब बया कर रहे हैं, पुराना जहां सब बया कर रहे हैं। नए दौर में इस बसा वो कहा है, नए दौर में इस बसा वो कहा है। और आखिरी शेर है, भला क्या उखाड़ा घमंडी रगों ने, भला क्या उखाड़ा घमंडी रगों ने। मरी उम्र पर जो हंसा वो कहा है, मरी उम्र पर जो हंसा वो कहा है। इरादा नजर में कसा वो कहा है, जवा जख्म गहरा धसा वो कहा है। एक्चुअली वाह वाह ये वाह। हो गए हिंदी। वाह। वाह थैंक वाह। यू, थैंक यू सो मच। अक्सर मैं हिंदी और मराठी के कॉम्बिनेशन जो जिसको मिली जुली कहते हैं हाँ। वो भी लिखने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ। तो इसी का एक नमूना है। अशी ही जिंदगी माझी जरा मदमस्त झाली तर, वाह। अशी ही जिंदगी माझी जरा मदमस्त झाली तर। बदल दूं नस्ल मैं खुद की, फिरूं खुद का खुदा बनकर, बदल दूं नस्ल मैं खुद की, फिरूं खुद का खुदा बनकर। न मिळतो जन्म हा रडण्या उगाचच मानवाचा रे, न मिळतो जन्म हा रडण्या उगाचच मानवाचा रे। सिखा दूं मुस्कुराना मैं जवा फिर दर्द भी होगर, मुस्कुराना मैं जवा फिर दर्द भी होगर। सदा कंबर कसून जगण्या शिकवते आपली अवनी, सदा कंबर कसून जगण्या शिकवते आपली अवनी। उगादू धान सोन जमी चाहे मिले बंजर, उगादू धान सोने का जमी चाहे मिले पर। सचेतन आजचा माणूस का पाषाण बनलेला, सचेतन आजचा माणूस असा पाका बनला। चलू छूने गगन को मैं जरा मुझको मिले दोपर, चलू छूने गगन को मैं जरा मुझको मिले दोपर। कधी श्रीमंत जर झालो जरा भरगच्च हातांनी, कधी श्रीमंत जर झालो जरा भरगच्च हातांनी। फिरेगा फिर न कोई भी निवाले के लिए दर दर, फिरेगा फिर न कोई भी
निवाले के लिए दर दर आणि आखरी शेर मग त्याचा शेर आहे. अव्या रे फार घाबरते उगाचच आजची दुनिया. अव्या रे फार घाबरते उगाचच आजची दुनिया. अगर मकसद भला हो फिर लगे है किस तरह का डर. अगर वाह मकसद भी, भला हो फिर अच्छा है अभी. किस तरह. क्या बात है, क्या बात है. अशी ही जिंदगी माझी जरा मदमस्त झाली तर बदल दू नस्ल मैं खुद की फिरू खुद का खुदा बनकर. थँक्यू सो मच. वाव, बहुत खूप, बहुत आणि खूप. वेळ असेल तर एक मराठी गझल सादर करतो. नक्कीच नक्कीच ऐकवा. छोटीशीच आहे. या पॅन्डेमिक मध्ये बऱ्याच जणांनी बरेच प्रॉब्लेम फेस केले. कुणी खचलं, कुणी त्यातून बाहेर आलं. तर ते बघून काही ओळी सुचलेल्या आहेत की कदाचित जिंकण्याआधीच होते हार मित्रा. कदाचित जिंकण्याआधीच होते हार मित्रा. नको समजू स्वतःला तू भुईला मित्रा. नको समजू भुईला भार मित्रा. नसेलच काही तर तमाका बाळगावी. नसेलच दोष काही तर तमाका उगा का स्वाभिमानाला करावे ठार मित्रा. का स्वाभिमानाला करावे मित्रा. नकारार्थी विचारांची सुरू होताच चर्चा. नकारार्थी विचारांची सुरू होताच चर्चा. त्वरेने घे तिथे माघार तू हळुवार मित्रा. त्वरेने हळुवार माघार. पुढे होईल जे त्यावर भरोसा राहू दे पण. पुढे होईल जे त्यावर भरोसा राहू दे पण. असत्याचा नको होऊ कधी आधार मित्रा. असत्याचा नको होऊ कधी आधार मित्रा. कशाला पाहिजे दुनियाच कशाला पाहिजे दुनियाच सारी सोबतीला. पुरेसे तो प्रेमळ जोड केवळ चार मित्रा. पुरेसे लोक प्रेमळ जोड केवळ चार मित्रा. आणि शेवटचा शेर. असाही काळ येतो अन तसाही काळ येतो. असाही काळ येतो अन तसाही काळ येतो. खुले आव्हान म्हणून तो आता स्वीकार मित्रा. खुले आव्हान म्हणून तो आता स्वीकार मित्रा. कदाचित जिंकण्याआधीच होते हार मित्रा. नको समजू स्वतःला तू भुईला भार मित्रा. खूप धन्यवाद. वाह भी, वाह वाह भी. बढ़िया बढ़िया. खूपच छान. थँक्यू एक्चुअली ये सो मच. पैंडेमिक में ऐसे बहुत मोटिवेशन की एक्चुअली सबको जरूरत है. मतलब कोई ना कोई अलग अलग तरीके हम ढूंढ रहे हैं लाइवलीहुड के लिए. काफी जन ने मतलब ऐसा हो गया है कि गलत वेज भी अपना लिए हैं. बट ये जो मैसेज आपने बिल्कुल पहुंचाया बिल्कुल. है इसमें से कि कुछ भी हो जाए हमें हमारा वे जो होता है जो सच्चाई का ही होता है वो छोड़ना नहीं है. So बिल्कुल. a very good start for the event. And I थँक्यू thank सो you. मच. Yes, I thank you for being with us. आखिर तक बने रहिए. बिल्कुल. So next we have संगीता बोमाकाटा. I'm sorry अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो. हाँ, संगीता बोमाकाटा है. Yes, so ये एक हिंदी एंड इंग्लिश पोएटेस है और एक कंटेंट राइटर है. तो संगीता जी क्या सुनाना पसंद करेगी आज आप हमें? कुछ सपनों के बारे में लिखा था 2 साल पहले. ओके. शेर शायरी मतलब शायरी करना बहुत पसंद करती हूँ मैं. अक्सर मेरी बातें इन्हीं के थ्रू हो जाती हैं कि सीधे मुंह बात नहीं हो पाती मुझसे. और हाँ, तो कुछ लफ्ज हैं, इनसे शुरू करती हूँ और फिर जाकर अपनी कविता सुनाऊंगी. पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मतलब अपनी थोड़ी बहुत वाराही कर देना. यस, तारीफों की आर्टिस्ट को जरूरत होती है. प्लीज कमेंट सेक्शन भूखे होते हैं आर्टिस्ट इस तारीफों की. हमारी दूरियों से नफरत जरूर है मुझे. हमारी दूरियों से नफरत जरूर है मुझे.
मगर इन हल्की सी यादों से मोहब्बत भी तो है। ये मेरे फेवरेट लाइनें हैं। और अब मैं चलती हूँ अपनी कविता की तरफ। वाह वाह। बिल्कुल। शुक्रिया। हम सब अपने पहले सच्चे सपने को खो देते हैं, वो सपना जिसको हम अपना सब कुछ बनाए हुए होते हैं। रियलिटी चेक के खातिर we kind of let go of dreams and go on with what seems practical। और एक दिन जब हम मुड़ के देखते हैं कि ये सपने जो छोड़ गए थे वो हमें हमारा गला नोच रही हैं, और जब तुम ये पहचान लेते हो कि ये तुमने गलत कर रखा है, तुम्हें इन सपनों की जरूरत है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ये एक ऐसा सपना था जो मैंने उस दौरान लिखा था जब कोई होप नहीं थी। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अबाउट अ पर्सन, एक खोए हुए इंसान के खातिर उसको मैंने सपना बनाया हुए रखा था। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम प्यार वगैरह में पढ़ के एक इंसान को अपना सपना बना लेते हैं और उस इंसान को अपना गोल टाइप्स रख लेते हैं। तो ये उसी सपने के बारे में है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के बारे में है, मगर बेयर विद मी। मुसाफिरों की महफिल है ये जनाब, मुसाफिरों की महफिल है ये जनाब, एक हम सफर मात्र एक हम सफर की तलाश है। सपने तो बहुत हैं, बस बुनियाद की फरमाइश है। फलक ने भी आज पुकारा है मुझे, फलक ने भी आज पुकारा है मुझे, बस तुम्हारे दिल तक ले जाए उस मंजिल की तलाश है। इन जरूरतों की बात आज हम करेंगे, इन जरूरतों की बात आज हम करेंगे। 2 साल में जो हिम्मत ना जुड़े वो आज हम जमाएंगे। जरूरतें हैं मंजिल आज जमाने की, क्या जरूरतें ही हैं आज मंजिल जमाने की। मोहब्बत और जुनून महज इत्तेफाक की बात है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं। सौदे तो मैंने भी साथ निभाने के करे थे, सौदे तो मैंने भी साथ निभाने के करे थे उस सपने से। पर जनाब बाजी वो कम वक्त हकीकत में मान ली थी। वाह। हाँ, उन बचकाने चाहतों की बात कुछ अलग है, उन बचकाने चाहतों की बात कुछ अलग है। सपने साथ उड़ने के तब करा था हमने, सपने साथ उड़ने के तब करा था हमने जब समझ मेरे पास नहीं थे। वो सपना रहे हो तुम, लाखों के बावजूद याद हो तुम। वो कहाँ, दूर तक तो आज नजर आते नहीं, आज नजर आते नहीं। इस सपने के जिक्र मात्र से ही सांसें रुकती हैं आज में, इस सपने के जिक्र मात्र से ही सांसें रुकती हैं आज मेरी। तलाश है मेरी मंजिल की मगर ख्वाहिश नहीं, क्योंकि शायद अब मुझ में हिम्मत नहीं और लौटना चाहूं तुम्हारी मंजिल तक तो डर की मौजूदगी में इजाजत नहीं। अब मैं कहूँ कि वो ताकत आया नहीं है मुझ में कि मैं कर सकूं सामना तेरा, कि मैं कर सकूं सामना मेरे सपने का और मुझे फर्क ना पड़े। ऐसी महफिल में अभी जमी नहीं हूँ। अरसे हुए होंगे इस बात को, अरसे हुए होंगे इस बात को, या फिर सिर्फ घंटे, मुझे समझ नहीं। रात के 2:30 बजे तुमसे बतियाने की, होठ से होठ मिलाने की चाहत है। रात के 2:30 बजे तुमसे बतियाने की, होठ से होठ मिलाने की चाहत है, पर हिम्मत नहीं। यादों के बीच तुम अटक से गए हो, एहसासों में मैं डूब सी गई हूँ। जानती हूँ मेरे खोने ना होने से तुम्हें फर्क नहीं, क्योंकि तुम तो एक सपना हो, मेरी नींद नहीं तो किसी और की से। गलतियां तो मुझसे भी हुई, गलतियां तो मुझसे भी हुई है, पर तब जिस शिद्दत से तुमने अपना ख्वाब बनाया था आज तो उसके लायक नहीं। और अब मैं कह नहीं पा रही, पर शायद मैं तुम्हारी मंजिल बनने की भी लायक नहीं। हालातें तब नाजुक थी पर मुझे खामोशी की तलाश थी। बस थोड़े लाइन और है। हालातें तब नाजुक थी और मुझे खामोशी की तलाश थी, वो खामोशी जो इस जहां से वो जहां कहता कि मेरी हकीकत में वो मंजिल मिल जा।
जिसकी इबादत तुम रहे होगे, पर जिंदगी के जुए हो जनाब, बाजी हमेशा हकीकत मारती है। ये कुछ मेरे और आपके बीच की बातें हैं। कसम से आज जब मुस्कुराकर मुड़कर देखती हूँ तो समझ ना सकी कि बस उस सपने के हिस्से का श्रम हम क्यों न ले सके। मुसाफिरों की ही महफिल है ये जनाब, हम सफर की नहीं, बस तुम्हारी जरूरत, बस तुम्हारी वाह, ही जरूरत है। बहुत खूब, बहुत। शुक्रिया। बस 2 लाइनें और सुनाकर मैं अपना पीस खत्म करूंगी। जी बिल्कुल। दुनिया की इस भरी महफिल में, दुनिया की इस भरी महफिल में तेरी नूर भी आज मौजूद है। दुनिया के इस भरे महफिल में तेरी नूर भी आज मौजूद है। आज भी तुम उसकी अदा पहचान के, तो उसकी अदा पहचान के, बस यही तो आज की महफिल की फरमाइश है। शुक्रिया। वाह, हम्म, बहुत। क्या बात, बहुत कुछ। मतलब यहाँ सभी थोड़े तो इमोशनल हो गए हैं, और काफी वो, मतलब सपने होते हैं वो हर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं, कोई टूटे हुए सपने रहते हैं, कोई बोलते हैं ना हम, जो पूरे नहीं कर पाए, ऐसे सपने हर एक के होते हैं, कोई पर्सन रिलेटेड होता है या कोई भी सपना हो सकता है। सो एवरीवन हियर आई थिंक कहीं ना कहीं इमोशनल हो चुका है आपके ये इसके बाद। तो कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं पूरा भर चुका है कमेंट से। शुक्रिया। It was too good. Thank you for being with us. थैंक यू। Okay, बहुत so सुंदर, बहुत सुंदर. माझं काय असं प्रिया म्हणजे ताई, बहुत बढ़िया। काय असं होते आज ते गचच नाही करणार ना. okay, so next we have Gunjan Mundra. Yes, Gunjan. हेलो, हेलो, Hi, नमस्ते। namaste. So I think ये इनका first open mic या spoken word event है। इन्हें ये पोम्स लिखना पसंद है और नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो गुंजन जी अब क्या सुनाना पसंद करेगी? छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओके, कोश, कोशिश करूँगी कि अच्छे से बोल सकूँ। जरूर। ठीक है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है कोरोना के संबंधित है। सुना है कि जैसे लकड़ी के घट को एक अकेला इंसान नहीं तोड़ सकता, जैसे लकड़ी के घट को एक अकेला इंसान नहीं तोड़ सकता, वैसे अगर हम सब एकजुट हो जाए और सब अपना योगदान दे देश के लिए, और रहे एक दूसरे से दूर कुछ दिन तक और साफ सफाई रखे हर जगह, सब ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा और कोरोना अपने देश को छोड़ के भाग जाएगा। फिर एक बार हिंदुस्तान उसकी एकता के लिए कहलाएगा। और दूसरी कविता का शीर्षक है प्यार की भाषा। जैसे लोहे जैसे लोहे को काट सकता है, जैसे लोहे को काट सकता है, वैसे ही दिल प्यार से जीता जा सकता है। नफरत की भावना दिल में नहीं रखनी है मुझे, नफरत की भावना दिल में नहीं रखनी है मुझे, क्योंकि नफरत से इंसान खुद को जलाते रहता है। और जब वो प्यार की भाषा चुनता है और जब वो प्यार की भाषा चुनता है तब वो सभी को खुश रख सकता है। किसी ने बहुत खूब कहा है, प्यार की भाषा एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान में ही मिल सकती है, जो हिंदुस्तान में ही मिल सकती है। इसलिए हिंदुस्तान उसकी एकता के लिए तो जाना जाता है, और जब हम प्यार की भाषा कहते हैं सारे मन मुटाव दूर हो जाते हैं। इसलिए कह गए कबीर जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। वाह, वाह अब वाह। से दो वाक्य हैं।
तीसरी कविता प्यार पे सब रिलेटेड है। जी जी सुनाइए। प्यार कहने को तो एक शब्द है, प्यार कहने को तो एक शब्द है, पर ये सिर्फ शब्द नहीं एक एहसास है। जैसे मोम को आग से, जैसे मोम को आग से, जैसे सागर को सैलाब से, जैसे बादल को बारिश से, जैसे परिंदे को उड़ान से, वैसे ही एक एहसास है प्यार, वैसे ही एक एहसास है प्यार, जो जिंदगी संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए कह गए रहीम जी, रहीमन दादा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, चिटकाए से ना जुड़े, जुड़े परिगान पड़ जाए। बस आखिर में छोटी सी एकदम एकदम छोटी सी है। आपकी कविता छोटी है लेकिन इसमें से जो मैसेज गया है वो काफी बड़ा मैसेज है। थैंक यू। हमें पोलाइट रहना चाहिए, दिस इज द अल्टीमेट मैसेज जो सभी के लिए जरूरी है। अच्छी थैंक सिचुएशन हो या कभी की भी सिचुएशन हो, पोलाइटनेस इज द अल्टीमेट की। सो थैंक यू थैंक यू गुंजन फॉर बीइंग विद अस। मैम। एक और बाकी है। या सुनाइए सुनाइए। लोग कहते हैं प्यार मुश्किल होता है, लोग कहते हैं प्यार मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ प्यार आसान है। किसी को आवाज़ से होता है और किसी को स्वभाव से होता है, किसी को सूरत से, किसी को सीरत से। मैं कहती हूँ अगर निभाने वाला मिल जाए तो प्यार खूबसूरत होता है। मैं कहती हूँ अगर निभाने वाला मिल जाए तो प्यार खूबसूरत होता है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू। किसी को कुछ कहना हो, कॉम्प्लीमेंट देनी हो तो कह सकते हो। प्यार पर एक बहुत अलग टेक था ये, बहुत बढ़िया। और थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। आखिरी थैंक आखिरी यू। ना, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप जितने खूबसूरत है आपकी पोएट्री उतनी खूबसूरत है। थैंक यू। आपकी भी बहुत बहुत अच्छी थी। शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ऑलवेज वेलकम। ओके मैम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रसाद थोरवे। प्रसाद जी आप है यहाँ? यस। ओके, तो इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक थिएटर एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है और म्यूजिक कंपोजर है। अभी जो 2020 में अटल करंडक हुआ था, इसमें इन्हें बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर का अवार्ड मिल चुका है। इतना ही नहीं, काफी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स के ये हकदार रह चुके हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि प्रसाद जी ने मुझे ये इवेंट में आने के लिए और परफॉर्म करने के लिए जरा भी कोई बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया है कि यस आई एम रेडी टू परफॉर्म फॉर यू। तो यस प्रसाद, प्लीज गो अहेड। क्या सुनाने वाले हो आप हमें आज? ओके, तो मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन वो मराठी में है। तर मी एक चलेगा चलेगा, चालेल। मराठी गोष्ट तुमच्या सगळ्यासमोर सादर करणार आहे। रोमॅन्टिक गोष्ट आहे। गोष्टीचं शीर्षक आहे एका प्रेमभंगाचा अभंग। ओ ओके, सो सुरुवात करतो। थोडीशी मोठी आहे गोष्ट, तुम्हाला लक्ष देऊन ऐकावी लागेल, नाहीतर मग मिस होईल काहीतरी, मधलं कळणार नाही त्याच्यामुळे। एक बार टाइटल हिंदी में बोलो ना स्टोरी का। एका प्रेमभंगाचा अभंग। एका प्रेमभंगाचा हिंदी अभंग। हिंदी में हिंदी में एक अभी इसको ट्रांसलेट कैसे Song करूँ? of heartbreak, we can say. हाँ, इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक। ओके। प्यार की कहानी का दोहा। ओके, बाकी सभी जन अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। स्टोरी है तो हमें ध्यान देके सुननी पडेगी। यस, तो प्रसाद ओके, तो मी गोष्टीला सुरुवात करतो। गोष्टीचं शीर्षक आहे एका प्रेमभंगाचा अभंग। मराठी भाषेत गोष्ट आहे ही। प्यार सभी का देखा मैंने, सच्चा प्यार न पाया, मतलब की झूठी दुनिया देखी, झूठी दुनिया से नाता पाया। एक,
कॉलेज सुरू होऊन काहीच दिवस झाले होते. एका छोट्या डबक्यातून बाहेर पडून मोठ्या प्रवाहासोबत ती वाहत होती. सगळंच कसं नवीन होतं. मित्रमैत्रिणी, शिक्षक, सगळंच. शाळेत असताना रोज शाळेचा गणवेश घालून जावं लागत असायचं. पण आता मात्र दररोज नवीन ड्रेस. जुन्या मित्रमैत्रिणींना ती खूप मिस करत होती. सेंड ऑफला मी आणि प्रियंका किती वेळ रडलो होतो. निखिलनं प्रियंकाला केलेलं प्रपोज, त्यावर झालेलं महाभारत, गॅली आणि जान्हवीची भांडणं, ब्रेकअप्स, पॅचअप, काका हलवाईमध्ये वसूल केलेल्या पार्ट्या. सगळ्या घटना एका पाठोपाठ एक तिला आठवत होत्या. आज 15 दिवस झाले मी आणि पिऊ एकमेकींना भेटलो नाही. एकेकाळी जिच्याशिवाय माझं पान देखील हलत नसे, ती मला चक्क 15 दिवस भेटली नाहीये. काय करत असेल ती? का गेली बावळट मुंबईला? तू सुद्धा माझ्यासोबत फर्ग्युसनला ऍडमिशन घेतीयस या विषयावर किती वेळ भांडलो होतो आम्ही. पण शेवटी गेलीच ती मुंबईला. मिळाला असेल कोणतरी बॉयफ्रेंड म्हणून विसरली मला. किती लवकर आयुष्य बदललं माझं. जे ज्युनियर केजी पासून एकत्र होतो ते शाळेनंतर एका दिवसात वेगळे झालो. शार्दूल युकेला गेला, अश्लेषा एसपीला, पिऊ मुंबईला, यज्ञेश सासवडला. काही जण आहेत माझ्या सोबत माझ्या कॉलेजला, पण ते सायन्सला आहेत, त्यामुळे त्यांना वेळच नसतो. तसं नव्या लोकांसोबत मैत्री झाली आहे, पण शाळेची मैत्री काही वेगळीच. माझ्या आयुष्यात एक पोकळी निर्माण झाली, म्हणून मी नाटकाच्या ग्रुपला जॉईन झाले. दररोज कॉलेज सुटलं की नाटकाची तालीम हा आता माझा ठरलेला दिनक्रम. यावर्षी पुरुषोत्तम करंडक काही झालं तरी आपणच जिंकायचा. मागच्या वर्षी आपण हरलो होतो. सिनियर्स आम्हाला सांगत होते. प्रथमेश दळवी यावेळी आपली एकांकिका डिरेक्ट करतोय. काय म्हणतोस? आला तो पुण्यात. आणि ऍडमिशनचं काय? तुषार दादा आणि यशोधन दादा बोलत होते. इतक्यात हाय एव्हरीबडी असं म्हणत एक मुलगा ॲम्फी थिएटर मध्ये आला. तो येतात सगळे त्याच्या भोवती गोळा झाले. प्रथम, कधी आलास पुण्यात? मुंबईची हवा मानवली नाही का? सॉरी, पण आपण कामाला सुरुवात करूया का? थोडाही वेळ फुकट न घालवता तालमीला सुरुवात झाली. हॅलो, मी प्रथमेश दळवी. यावर्षी तुमची एकांकिका मी दिग्दर्शित करतोय. खूप मस्त तालीम होती आज. वेगवेगळे थिएटर गेम्स घेतोय तो. त्याची काम करण्याची पद्धत सॉलिड आहे. त्याच्या केसाचा कोंबडा मस्त आहे. किती गोड आहे तो. बहुतेक मला तो आवडायला लागलाय. हे लव्ह ॲट फर्स्ट साईट तर नाही ना? तालीम संपली. मी घरी जायला निघाले. नेहमीप्रमाणे FC रोडवर बसची वाट पाहत उभी होती. एक्सक्यूज मी, आपण याआधी कुठेतरी भेटलोय का? हॅलो, मी तुझ्याशी बोलतोय. चक्क तो माझ्यासमोर उभा होता आणि मला काहीतरी विचारत होता. मला काहीच सुचत नव्हतं. काय उत्तर देऊ याला? मी काहीच न बोलता फक्त त्याच्याकडे बघत होते. सॉरी, तुझं नाव काय म्हणालीस? मृण्मयी सबनीस. ओके, आत्ता आठवलं. CKP संमेलनाला. अगं, मागच्या वर्षी नाशिकला जे आपलं संमेलन झालं होतं ना, तेव्हा भेटलो होतो आपण. म्हणजे मी तुला तिथं पाहिलं होतं. अरे वा, हा सुद्धा CKPच आहे. मी मनातल्या मनात खुश झाले. बाय द वे, कुठे राहतेस तू? पहिले हुजूर पागेत राहायचे, पण मागच्याच वर्षी कोरेगाव पार्कात शिफ्ट झाली आहे. अरे वा, मी सुद्धा पूर्वी शनिवार पेठेत राहायचो आणि आता कल्याण नगरला. बरंच झालं. आता रोज कंपनी मिळेल, म्हणजे तुझी काही हरकत नसली तर. छे, माझी कसली हरकत असणार. रोज मस्त बाईकनं फिरायला मिळेल. पण आज मला माझ्या मामे आजीकडे जायचंय, पद्मावती जवळ, बिबिवाडीला. हो का? बघ ना, काय योगायोग आहे. मला सुद्धा कात्रजलाच जायचं होतं आज. मग निघूयात. खूप मस्त वाटतंय आज. हवेत तरंगल्याचा भास होतोय. त्याचा फोन नंबर घ्यायला हवा होता. बाईकवर किती मस्त वाटत होतं. मुळशीला जायला हवं होतं. ही रात्र कधी एकदाची संपतीये असं झालंय. मेली झोप सुद्धा येत नाही. 2. आम्ही खूप चांगले मित्र झालो. रोज तो मला त्याच्या बाईकने घरी सोडतो. कधी मुळशी, कधी पर्वती, तर कधी कात्रज घाट. हा रोजचाच फिरण्याचा अलिखित नियम जोडला गेलाय. मी त्याच्या प्रेमात पडलीय. त्याला सुद्धा मी आवडत असेल का? तो एंगेज तर नसेल ना दुसऱ्या कोणासोबत? तालमीत जिविशाच्या इतक्या जवळ का जातो हा? मला आता खूप त्रास होतोय त्याच्या अशा वागण्याचा. समजत कसं नाही याला, मी प्रेमात पडलीये त्याच्या. बाईकवर बसल्यावर सुद्धा मी त्याला मागून हळूच मिठी मारते. त्याला सुद्धा बहुतेक ते आवडत असावं. दिवसामागून दिवस जात आहेत, पण हा ठम्या काही मला प्रपोज करत नाहीये. तुझी गर्लफ्रेंड आहे का रे असं विचारलं तर लगेच विषय टाळतो. त्या दिवशी तर याने मला एक चिठ्ठी दिली.
आणि म्हटला घरी जाऊन वाच. कसला आनंद झाला मला. धावत धावत घरी गेले आणि चिठ्ठी वाचायला लागले तर त्यात लिहिलं होतं आय लव्ह यू इंडिया. त्याचा सगळा राग मी माझ्या बाबावर काढला. बाबा आईला म्हणाला सुद्धा मन्याचं आजकालचं वागणं बदललंय जरा. 3 झाला एकदाचा पुरुषोत्तम करंडक. आम्ही पहिले आलो. सगळे खुश होते. त्याला उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचं प्राइज मिळालं होतं. त्याचं खूप कौतुक होत होतं. आमच्या विजयोत्सवानिमित्त वाङ्मय मंडळानं पार्टी दिली. शेवटी प्रथमचं भाषण झालं. काही लोक कलेसाठी जगतात, काही कलेवर जगतात. मला आयुष्यभर कलेसाठी जगायचं. किती मस्त बोलतो हा. हा बोलायला लागला ना की मस्त नुसतं ऐकत राहावं असं वाटतं. त्याच्या अशा तत्वनिष्ठपणामुळं मी त्याच्या आणखीनच प्रेमात पडत चालली. पार्टी संपली. आम्ही दोघे मुळशीला आमच्या नेहमीच्या ठिकाणी गेलो. थोडा वेळ कोणीच काही बोललं नाही. मी आज रात्री मुंबईला जातोय. उद्यापासून आपल्याला नाही भेटता येणार. आजचा दिवस शेवटचा. तो काय बोलतोय हे मला समजत नव्हतं, पण आजचा दिवस शेवटचा हे ऐकलं आणि माझ्या डोळ्यातून अश्रूच यायला लागले. मला काहीच सुचत नव्हतं. मी त्याला घट्ट मिठी मारली. तू प्लीज मला सोडून कुठेच जाऊ नकोस. मी नाही राहू शकत तुझ्यासोबत. माझं खूप प्रेम आहे तुझ्यावर. हे ऐकून तो खुदू खुदू हसायला लागला. असा काय हा? हसतोय कशाला? काय झालं? मी विचारलं. अगं खरं तर मी तुला प्रपोज करणार होतो, पण चुकून भलतंच बोलून गेलो. अगं वेडाबाई, मी जेव्हा तुला पहिल्यांदा पाहिलं ना तेव्हाच तुझ्या प्रेमात पडलो होतो. 4 हे माझ्या आयुष्यातले सोनेरी दिवस आहेत. जगी सर्वसुखी असा कोण आहे? येस, ती मी आहे. प्रथम माझ्या आयुष्यात आल्यापासून माझं जगणंच बदलून गेलं. इतरांप्रमाणे आमच्यात भांडणं नाहीत, वाद नाहीत. महत्वाचं म्हणजे आमचा एकमेकांवर विश्वास आहे. माझ्या आयुष्यात प्रथम सोडून काहीच नाही. माझी सकाळ प्रथम सोबत होते आणि रात्र सुद्धा. आज पहिल्यांदा त्यानं मला किस केलं. मला कसंच होत आहे. उगीच त्याला नको नको करूस असं म्हणत होतो. या बावळटाला समजत सुद्धा नाही मी उगीच नको म्हणतीये. मुलींना सगळं आवडत असतं, फक्त ते समोरच्यांना समजून घ्यावं असं त्यांना वाटतं. 5 बाबाच्या एका मित्रानं प्रथम आणि मला सारसबागेत हातात हात घालून फिरताना पाहिलं. त्यानं ते बाबाला सांगितलं. मी घरी गेले तेव्हा बाबा खूप भडकला होता. मन्या, तुझ्यावर माझं लक्ष आहे. कोण आहे तो? बाबा सिकिपीच आहे. मी बाबाला सगळं सांगितलं. अगं पण हे वय आहे का तुझं? लास्ट इयरला आहेस तू. पुढे IAS करायचंय तुला. लक्षात आहे ना तुझ्या? उद्यापासून त्याला नाही भेटायचं आणि यावर मला चर्चा नको. बाबा माझं प्रेम आहे त्याच्यावर. तू आणि आईनं ऐकलं होतं का आजोबांचं? नाही ना? बाबा काहीच न बोलता निघून गेला. किती पटपट दिवस निघून गेले. FY ला असताना आमचं नातं सुरू झालं आणि आता मी लास्ट इयरला आहे. 5 वर्षांपूर्वीची मी आणि आत्ताची मी खूप फरक पडलाय. आई बाबांपासून खूप लांब गेलीये मी. प्रथमचं सुद्धा दारू आणि सिगारेट ओढणं वाढलंय. पूर्वी किती इनोसंट होता हा. प्रत्येक गोष्ट करण्याआधी माझी 10 वेळा परवानगी घ्यायची. आता किती बदललाय हा. जिवीशा बरोबर बोललेलं मला आवडत नाही हे माहीत असून सुद्धा सारखा तिला चिकटायला जातो. आई बाबाने नाईलाज म्हणून लग्नाला परमिशन दिली. माझ्या आणि त्याच्या सगळ्या नातेवाईकांना आमच्याबद्दल माहिती आहे, पण प्रथमच्या मनात नेमकं काय चाललंय याचा अंदाजच येत नाहीये. आमच्यातली भांडणं वाढली आहेत. पूर्वीचं मुळशीला जाणं कधीच बंद झालंय आणि लेट नाईट कॉलिंग सुद्धा. पूर्वी रात्रभर आम्ही फोनवर गप्पा मारत बसायचो, पण आता मात्र त्याला फोन केला की झोप येते. मी प्रथमला फक्त सेक्स करायला हवी असते. घरी कोणी नसलं किंवा मित्राचं घर रिकामं असलं की त्याला माझी आठवण येते. मुलांसाठी मुलगी म्हणजे फक्त सेक्स करण्याची मशीन असावी बहुधा. प्रेम वगैरे सगळं खोटं असावं. सकाळपासून मला उलट्या होत आहे. बहुतेक मी प्रेग्नंट झाली. प्रथमला 101 फोन केलेत पण तो फोन घेत नाहीये. म्हणून त्याच्या आईला फोन केला तर समजलं की प्रथम सोडून सगळी फॅमिली काश्मीरला गेली. शेवटी त्याच्या घरी गेले. सुदैवानं त्याच्या घराची एक किल्ली माझ्याजवळ असते. लॅच उघडलं आणि सरळ बेडरूम मध्ये गेले आणि जे पाहिलं त्याने मला चक्करच आली. प्रथम आणि जिविशा. 6 किती बदललंय पुणे, पण नावं मात्र तशीच आहेत. इंग्रजांच्या काळात बांधलेला नवा पूल अजून नवाच आहे. हिंदुस्तान बेकरीला भारत बेकरी म्हणतात, हाच काय तो अपवाद. कॅम्पातली जुनी खाऊची सगळी दुकानं बंद झाली. रास्तेपेठेतल्या वकारींच्या जागी मोठमोठाले टॉवर्स उभे राहिले. जे क्रीम रोल पूर्वी सगळीकडे दिसायचे ते हल्ली फक्त चहाच्या टपरीवर उरले. सायकल गेली, तिची जागा बाईकनं घेतली. पुण्यात आले आणि जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.
माझ्या प्रेमभंगाचा अभंग पुन्हा एकदा कानात रुंजी घालू लागला. परवा कॉलेजच्या माजी विद्यार्थ्यांचं संमेलन भरलं होतं. त्यात समोरासमोर आलो. खूप बदल झालाय त्याच्यात. पोट पुढं आलंय, टक्कल पडलंय, जाड भिंगाचा चष्मा सुद्धा लागलाय. 15 वर्षांनी एकमेकांना पाहतोय. आठवणींना ऊत आलाय. त्या दिवसानंतर मी कधीच प्रथमला भेटले नाही. तू का केलंस असं, का तोडलास माझा विश्वास, असे प्रश्न सुद्धा त्याला विचारले नाहीत. सरळ IAS चा अभ्यास करायला दिल्लीला निघून गेला. मनू, सॉरी मृण्मयी, त्यानं हाक मारली तेव्हा भानावर आली. मग बराच वेळ गप्पा झाल्या. सॉरी, मला माफ कर, मला माहितीये मी खूप वाईट वागलो तुझ्याशी, पण त्याची शिक्षा मला मिळाली. त्यावेळी मला कमावणारी बायको हवी होती. जीविषा हुशार होती, पैसेवाली होती. मला वाटलं तिच्याबरोबर लग्न करून पैशाचे सगळे प्रश्न सुटतील. एखाद वर्ष आमचं रिलेशन टिकलं, पण माझ्यापेक्षा चांगला पर्याय मिळाल्यावर ती मला सोडून गेली. जे मी तुझ्याबरोबर केलं तेच नियतीने माझ्याबरोबर. वर्षभरापूर्वी आई बाबा दोघे गेले. आई नेहमी तुझी आठवण काढायची. आता मी सुद्धा पोट भरण्यासाठी शिबिरं घेतो. जे कधीच करायचं नाही असं ठरलं होतं तेच करतोय. तू IAS झालीस, तू जे ठरवलं होतंस तेच केलंस. माझी स्वप्न सिगारेटच्या धुरात विरघळली. आता मी सुद्धा कलेवर जगतो. इतक्यात मला स्टेजवर बोलावलं, कारण त्या कार्यक्रमाची मी प्रमुख पाहुणी होती. आज मी सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी आणि तो गर्दीत होता. त्यावेळी मला गीतेतला संदेश आठवला. जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा. माझ्या प्रेमाच्या अभंगाचा भंग झाला, पण मी माझ्या मनाचा कधीही भंग होऊ दिला नाही. आज मला भाषण द्यायचं होतं आणि विषय होता एका प्रेमभंगाचा अभंग. वाह, वाह वाह वाह. वाह वाह. क्या खूप बात. भारी, खूप भारी. एक नंबर. सुंदर. Really clap. व्हेरी गुड. तू जसं जसं बोलत होता स्टोरी पूर्ण अशी डोळ्यासमोर होती. थँक्यू. आणि पुण्याची पूर्ण एक हे पण झाली. पुण्याचे सगळे स्पॉट्स आठवले, अक्षरशः डोळ्यासमोर होते. Yes, yes. कारण माझा सगळं सारसबाग वगैरे दिसत सगळं होतं. आठवलं. थँक्यू. प्रसाद, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू. म्हणजे असं वाटतं की गोष्ट संपूच नाही. खरंच तुझ्याकडून एखादी गोष्ट आणि ती ऐकणं म्हणजे Thank you. ऑलवेज अ प्लेजर. थँक्यू फॉर बिंग विथ अस. शेवटपर्यंत ऑसम स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी. थँक्यू. वेलकम. ओके, सो मूविंग अहेड. नेक्स्ट. मैम कैन आई लीव? Okay, bye ma'am. Yeah, bye. Next, do we have Krishna Solanki with us? Krishna ji. हेलो. Yeah, hello. So, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, एक्चुअली मैं कहीं फंस गया था बारिश. it's okay. जी. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्योंकि आज ईयरफोन्स भी नहीं है. Hello. हेलो, मैं बोल रहा हूँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बिकॉज आज मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है. नहीं आ रही आपकी वॉइस. मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ. अभी आ रही है क्लियर मेरी वॉइस? हेलो. हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? Yeah, Krishna ji, we can hear you once you are off your camera. बहुत ओके डिस्टर्बेंस है. डिस्टर्बेंस है. पता नहीं, शायद ईयरफोन्स नहीं है इस वजह से शायद हो रही होगी. इज इट ओके, लाइक मैं परफॉर्म कर सकता हूँ? इतना क्लियर हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है डिस्टर्बेंस? आई थिंक आवाज काफी क्लियर है. परफॉर्म तो कर पाएंगे. इट्स फाइन अगर लाइक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो, लाइक अगर सबको लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रही है तो. कृष्णा जी, am I audible? हाँ, हेलो. आप ऑडिबल हैं. आई थिंक मेरे साइड से प्रॉब्लम थी. ओके, तो कृष्णा जी, एक
एंकर है, पोएट है और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी एक कविता थी जो रेड एफएम पर सुनाई गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आज क्या कहना लाइक मैं आज एक और पोइट्री लेकर आया था जो मैंने सेल्फ हार्म के ऊपर लिखी थी। कई लोग होते हैं जो खुद को लाइक चोट पहुंचाते हैं, एक्चुअली कहा जाए एक हिसाब से, और जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसको इस तरीके से बर्बाद करें। ठीक है, तो जो पोइट्री का जो मेरा टाइटल है वो ये था कि एक सवाल जिंदगी का, मतलब जिंदगी जो है वो आपसे सवाल कर रही है। तो मेरी पोइट्री इसी के बारे में शुरू करता हूँ मैं। जी। एक सवाल जिंदगी का जो आप सबसे है, क्या हुआ था ऐसा जो तू खुद उदास हुआ, क्या हुआ था ऐसा जो तू खुद हताश हुआ। सवाल तो बहुत से हैं जो पूछना चाहती हूँ मैं, कि क्या किया था मैंने जो मुझे दे रहे हो सजा। जाके पूछो उनसे जिन्हें आज तक नहीं मिला जिंदगी जीने का मजा। तुम तो बहुत नसीब वाले हो जो हंस खेल कर जिंदगी गुजारते हो, पर सोचो उन लोगों की जिनसे तुम ये सब कुछ छुपाते हो। जिंदगी मिली है, जीना सीखना चाहिए, नुकसान पहुंचाने से अच्छा खुद को मस्त रखना चाहिए। मैं जिंदगी हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं मिलती हूँ उन्हीं को जिनकी कुछ सीमाएं हैं। पर अगर तुम उन सीमाओं को तोड़ोगे तो मैं भी ना सह पाऊंगी, और जाते जाते शायद कुछ और जिंदगियां भी साथ में ले जाऊंगी। खुद की वजह से क्यों दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। खुद सुखी ना रहकर दूसरों को अपना दुख दिखाना चाहते हो। अक्सर ये बात मैंने देखी है, कि अक्सर मैंने ये बात देखी है, थोड़ी सी परेशानी पहाड़ होते देखी है। परेशानी में डूबोगे तो डूब कर रह जाओगे, पर उस प्रॉब्लम को फेस करोगे तो शायद कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी पा जाओगे। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं जितनी तुम समझते हो। काश तुम संभल जाओ, क्योंकि संभलना जरूरी है, और जिंदगी तुम्हारे बिना भी अधूरी है। मेरा ये सवाल शायद चुभता होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से ये तो सोचो कि मुझे कितना दुख होता होगा। अक्सर सोचती हूँ कि मैं तुम्हें समझाऊंगी, जिंदगी की असली अहमियत बतलाऊंगी, पर हर बार ठहर जाती हूँ कि कभी तो वो वक्त आएगा जब ये इंसान खुद ब खुद संभल जाएगा। मैं जिंदगी हूँ, हर इंसान से प्यार करती हूँ, कि मैं जिंदगी हूँ, हर इंसान से प्यार करती हूँ, और उसके लिए सुखी जीवन की मांग करती हूँ। ए इंसान, क्या तू खुद को कभी बदल पाएगा। अगर बदल गया तो शायद सबका भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। एक सवाल जिंदगी वाह, का जो आप सबसे है, जो आप सबसे है। शुक्रिया। वाह वाह। बहुत खूब। Well done, Krishna. Well done. थैंक यू मैम, थैंक यू। कृष्णा जी, आपने एक बात बहुत अच्छी की कि सल्यूशन हम ढूंढते हैं, लेकिन सल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। जी, एक्चुअली मेरा वॉइस डबल आ रहा है क्या? नहीं यार, क्लियर। इको आ रहा है। एको आ रहा है क्या? एक मिनट। हेलो। थैंक यू यार। हेलो। हाँ धनश्री, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके Now your voice is clear. ओके, सो थैंक यू कृष्णा जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। So next, do we have Apurva Rajput? आवाज वाढवा, आवाज फार कमी आहे तुमचा. आवाज वाढवा. हा, अगदीच कमी आहे, अगदीच कमी झाला आता. आवाज वाढवा.
आहे ना? येतोय अगं येतोय. त्या ताईंनी नाही, हेडफोन तेव्हा नाही लावलेत बहुतेक म्हणून नाही, त्यांना जसं प्रॉब्लेम आता होतो. तुमचा झाला ना, आता कसा आला तसा त्यांचा नाही येते. येतोय ना आवाज? बरं त्यांचा नहीं है। ओके, सो अपूर्वा जी के बारे में बताना चाहूंगी। ये एक पोएट, लिरिसिस्ट और ओरेटर है। अभी के जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है जो 2021 में होने वाला है आई गेस, तो उसके लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साहित्य सम्मेलन में परफॉर्म करना एक हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है, एंड आई थिंक अपूर्व जी हमारे साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अपूर्व, काय ऐकवणार आहात आज आम्हाला? अब सभी को सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी मातृ जबान मराठी और हिंदी नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। सो पहले कुछ अशार उर्दू में और हिंदुस्तानी में सुनाऊंगा, उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे। अपूर्व, वीडियो चालू करना। सॉरी यस ओके। सो हाँ, सो पूरे करते गर हम वादे कितना अच्छा होता ना, पूरे करते गर हम वादे कितना अच्छा होता ना, साथ बिताते गर हम रातें कितना अच्छा होता ना, पूरे करते गर हम वादे कितना अच्छा होता ना, साथ बिताते गर हम रातें कितना अच्छा होता ना, तेरे खत थे और कुछ तोहफे धीरे धीरे जला दिए, तेरे खत थे और कुछ तोहफे धीरे धीरे जला दिए, जल सकती गर तेरी यादें कितना अच्छा होता ना, जल सकती गर तेरी यादें कितना अच्छा होता ना। और एक गजल आपके सामने रखूंगा, उर्दू हिंदुस्तानी ही गजल है कि कितनी दूरी होती है गहराई और किनारे में, कितनी दूरी होती है गहराई और किनारे में, कितने दिन लग जाते हैं दिल से दिल तक जाने में, कितने दिन लग जाते हैं दिल से दिल तक जाने में। और शेर है कि उसकी यादें उसकी बातें अब जीने का जरिया है, उसकी यादें उसकी बातें अब जीने का जरिया है, और तुम कहते हो क्या जाता है किसी और का होने में, और तुम कहते हो क्या जाता है किसी और का होने में। खिलता चेहरा बात अनूठी सबको खुश में दिखता हूँ, खिलता चेहरा बात अनूठी सबको खुश में दिखता हूँ, पर बड़ी मशक्कत लगती है रोते रोते हंसने में, पर बड़ी मशक्कत लगती है रोते रोते हंसने में। और हर पल कोशिश करता हूं मैं उसकी याद भुलाने की, हर पल कोशिश करता हूं मैं उसकी याद भुलाने की, जाने कितना समय लगेगा उसकी याद मिटाने में, जाने कितना समय लगेगा उसकी याद मिटाने में। और ये शेयर है कि रिलेशनशिप्स में बहुत बार हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है कि अभी मुझे तुम पसंद नहीं हो, झट से उसने बोल दिया, अभी मुझे तुम पसंद नहीं हो, झट से उसने बोल दिया, और मुझे अभी भी डर लगता है दिल की बात बताने में, मुझे अभी भी डर लगता है दिल की बात बताने में। और आखिरी शेर है कि लोग गजल कविताएं सुनकर पूछते हैं कि क्या है शायर नाम तुम्हारा, कब से तुम ये लिखते हो, क्या है शायर नाम तुम्हारा, कब से तुम ये लिखते हो, दिन और तारीख याद नहीं पर चोट लगी थी सीने में, दिन और तारीख याद नहीं पर चोट लगी थी सीने में। शुक्रिया। और एक वाह बढ़िया। थैंक यू। और एक गजल आपको बहुत बढ़िया, सुनाता बहुत हूँ। बढ़िया। थैंक यू ताई, थैंक यू। कि अर्ज की लब गुलाबी एक तरफ है एक तरफ तेरी कमर, गैर मुसलसल गजल है दोस्तों, कि लब गुलाबी एक तरफ है एक तरफ तेरी कमर, एवढे हत्यार जहरी त्यातही कातिल नजर, एवढे हत्यार जहरी त्यातही कातिल नजर। और तुम रही जब तक शहर में हर गली रंगीन थी, तुम रही जब तक शहर में हर गली रंगीन थी, आणि आता फक्त उरले रंग गेलेले शहर, आणि आता फक्त उरले रंग गेलेले शहर। और अगला शेर की जिंदगी के इस सफर में काश होता हम सफर, जिंदगी के इस सफर में काश होता हम सफर, एकटामी चाललोन त्यात ह्या वाटा धुसर, एकटामी चाललोन त्यात ह्या वाटा धुसर।
और चादरों को देख के सपने बुनो ये झूठ है. जेवढे जे काही लोक धडपडतायत आपल्या स्वप्नांसाठी त्यांच्यासाठी हा खास शेर आहे की चादरों को देख के सपने बुनो ये झूठ है, जेवढी चादर नभाची पाय तितके तू पसर, जेवढी चादर नभाची पाय तितके तू पसर. आणि शेवटचा शेर आहे की शोहरते और कामयाबी का तुम्हें क्यों नाज है, शोहरते और कामयाबी का तुम्हें क्यों नाज है, शेवटी बस 4 खांदे आणि नावावर कबर, शेवटी बस 4 खांदे आणि नावावर कबर. बहुत बढ़िया. एक तरफ है लब, वाह. एक तरफ है लब, एक तरफ है लब गुलाबी, एक तरफ तेरी कमर, एवढे हत्यार जहरी त्यातही कातिल नजर. आणि मराठीतून वा, वा, वा. मी गझल लिहितो मोस्टली, सो मी मराठीतून थोडं ऐकवतो. वेळ आहे अजून थोडासा, 8 मिनिटं दिलेले. सो एक काही मतले काही शेर घेतो आणि नंतर गझल ठेवतो की नात्याविषयी प्रश्न तसेही 70 माझ्यामध्ये, नात्याविषयी प्रश्न तसेही 70 माझ्यामध्ये, शोधत बसतो त्या प्रश्नांचे उत्तर माझ्यामध्ये, शोधत बसतो त्या प्रश्नांचे उत्तर माझ्यामध्ये. अन फुलासारखा देह तिचा बिलगून एकदा गेला, फुलासारखा देह तिचा बिलगून एकदा गेला, वाहत आहे तेव्हापासून अत्तर माझ्यामध्ये, वाहत आहे तेव्हापासून अत्तर माझ्यामध्ये. आणि सोबत होती माझ्या तेव्हा तिला टाळले होते, सोबत होती माझ्या तेव्हा तिला टाळले होते, जीव तिचाही कुठे गुंतला नंतर माझ्यामध्ये, जीव तिचाही क्या बात, कुठे गुंतला क्या बात. नंतर माझ्यामध्ये. आणि अजून एक मतला काही शेर घेतो की या देहाची होणे माती फार फार तर, या देहाची होणे माती फार फार तर, मला विसरतील यार साथी फार फार तर, मला विसरतील यार साथी फार फार तर. आणि एक शेर आहे की गुलाबी शेर आहे की काय करू भेटून म्हणाली आपण दोघे, काय करू भेटून म्हणाली आपण दोघे, हात घेऊन बसेल हाती फार फार तर, हात घेऊन बसेल हाती फार फार तर. आणि सगळ्या मित्रांसाठी हा शेर आहे की मित्र 4 सोबत असल्यावर काय पाहिजे, मित्र 4 सोबत असल्यावर काय पाहिजे, विस्की किंवा रम एखादी फार फार तर, विस्की किंवा रम एखादी फार फार तर. आणि गझल शेवटची ठेवतो आपल्या समोर आणि रजा घेतो की जन्मापासून माझ्यावरती दुःखाची या नजर वगैरे, जन्मापासून माझ्यावरती दुःखाची या नजर वगैरे, तुझ्यामुळे जगण्यात उतरली आनंदाची लहर वगैरे. तू नव्हती तर मनात माझ्या दुःख निवारा शोधत होते, तू नव्हती तर मनात माझ्या दुःख निवारा शोधत होते, तू आली विस्थापित झाले दुःखाचे हे शहर वगैरे, तू आली विस्थापित झाले दुःखाचे हे शहर वगैरे. आणि जगणे म्हणजे जन्म मृत्यूचा प्रवास आहे रटाळवाना, जगणे म्हणजे जन्म मृत्यूचा प्रवास आहे रटाळवाना, तू असली तर सोपी होईल आयुष्याची सफर वगैरे, तू असली तर सोपी होईल आयुष्याची सफर वगैरे. आणि ओठांवरती तीळ तिच्या तो देवाचे सुंदर दान जणू, ओठांवरती तीळ तुझ्या तो देवाचे सुंदर दान जणू, म्हणून बहुधा तिला कुणाची लागत नाही नजर वगैरे, म्हणून बहुधा वाह. तिला कुणाची लागत नाही नजर वगैरे. आणि अजून एक शेर आहे यात की मिठी तिला जर हवीच असली तर ती इतकी हट्टी आहे, मिठी तिला जर हवीच असली तर ती इतकी हट्टी आहे, तिला कोणता लागत नाही दिवसामधला प्रहर वगैरे, तिला कोणता लागत नाही दिवसामधला प्रहर वगैरे. आणि एक शेर क्या आहे बात, अजून क्या की तिचे लाजणे तिचे बोलणे इतका इतका कहर बरसतो, तिचे लाजणे तिचे बोलणे इतका इतका कहर बरसतो, पुढे तिच्या तर फिकी पडते मोदीची त्या लहर वगैरे, पुढे तिच्या तर फिकी पडते बढ़िया बढ़िया. छान छान. पैसा पैसा अडका गाडी बंगला या मागे, सॉरी तो शेर परत घेतो की तिचे लाजणे तिचे बोलणे इतका इतका कहर बरसतो, पुढे तिच्या तर फिकी पडते मोदीची त्या लहर वगैरे. आणि शेवटचा गैरमुसलसल मस्त रे, मस्त. पैसा, थँक्यू राजेश, पैसा अडका गाडी बंगला या मागे तू किती धावतो, गैरमुसलसल शेर आहे. पैसा अडका गाडी बंगला या मागे तू किती धावतो, प्रत्येकाचा शेवट असतो 6 फुटाची कबर वगैरे,
प्रत्येकाचा वाह, शेवट असतो. एक नंबर. 6 फुटाची कबर क्या बात. वगैरे. थँक्यू, मस्त. खूप छान वाटलं. थँक्यू. खूपच छान. म्हणजे माझ्याकडे शब्दच नाहीयेत खरं तर. तुझ्या सगळ्या Thank you. गझल किंवा सगळ्या कविता इतक्या टू द पॉइंट असतात की त्याच्यावर सगळेच जण इथे अग्री करतील ह्या गोष्टीला घेऊन की खूप ऍप्ट लिहितो आणि इट इज ऍक्च्युली व्हेरी मच टू द पॉइंट. जी करंट सिच्युएशन आहे किंवा प्रत्येकाने कधी ना कधी अनुभवलेलंच आहे. तर अपूर्व, इट्स ऑलवेज लाईक तुला तुला ऐकायला खरंच असं वाटतं की तू थांबूच नाहीस, ऐकतच राहावं आम्हाला. आणि 8 मिनिटं काय मी तर अजून एक अरे गजल घे अपूर्व दादा, अजून एक गजल घे. बर कोण? नक्कीच. बर बर अजून एक गझल घेतो, पण एक मधला एक शेर अजून की याचे त्याचे प्रत्येकाचे खोटे वाटत गेले, याचे त्याचे प्रत्येकाचे खोटे वाटत गेले, दुःख आपले प्रत्येकाला मोठे वाटत गेले, दुःख आपले प्रत्येकाला मोठे वाटत गेले. आणि हौसेने काही नात्यांचा भार घेतला होता, हौसेने काही नात्यांचा भार घेतला होता, नंतर नंतर त्या नात्यांचे ओझे वाटत गेले, नंतर नंतर त्या नात्यांचे ओझे. आणि गझल ठेवतो राजेश की तुला नव्याने मी दिसण्याची दाट शक्यता आहे, तुला नव्याने मी दिसण्याची दाट शक्यता आहे, प्रवासात या धडपडण्याची. मस्त, सुंदर. आवाज गेला का यांचा? अपूर्व जी आप म्यूट पे हो. अपूर्व जी आप म्यूट पे हो. आवाज गया. सॉरी 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 आवाज गया. मला ना सॉरी 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 हा सो हा प्रेमामध्ये सॉरी परत ऐकवतो की तुला नव्याने मी दिसण्याची दाट शक्यता आहे, तुला नव्याने मी दिसण्याची दाट शक्यता आहे, प्रवासात या धडपडण्याची दाट शक्यता आहे, आणि जमेल तितके बोलायाचे टाळत जा माझ्याशी, जमेल तितके बोलायाचे टाळत जा माझ्याशी, प्रेमामध्ये तू पडण्याची दाट शक्यता आहे, आणि गडद रात्री आकाशीचा चंद्र पाहिल्यावरती. अविनाश, गडद रात्री आकाशीचा चंद्र पाहिल्यावरती जुन्या रात्री आठवण्याची दाट शक्यता आहे, जुन्या रात्री आठवण्याची दाट शक्यता आहे. आणि कविता गजला माझ्या साऱ्या जपून वाचत जा रे, कविता गजला माझ्या साऱ्या जपून ऐकत जा रे, जुन्या ठसठसण्याची दाट शक्यता आहे. गझल कविता माझ्या साऱ्या जपून वाचत जा रे, जुन्या वेदना ठसठसण्याची दाट शक्यता आहे. आणि दिवसा मनात बेचैनी रात्री ही झोपच नाही, दिवसा मनात बेचैनी रात्रीची झोपच नाही, एक छान कविता सुचण्याची दाट शक्यता आहे. आणि शेवटचा शेर आहे की विचारातन लिखाणातही त्याच्या खोली नाही, विचारातन लिखाणातही त्याच्या खोली नाही, स्टेटस वरती खळखळण्याची दाट शक्यता आहे, स्टेटस वरती खळखळण्याची दाट शक्यता आहे. थँक्यू. सुंदर 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 अपूर्व. खूपच छान. ओके, सो थँक्यू अपूर्व. आपण पुढे जाऊयात आता. नेक्स्ट शशिकला काळकर मॅम. ओके, हेलो हेलो. ये हमारी एक्चुअली सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट है जो ये ट्रूली बिलीव करती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. ये पोएट्री और स्टोरी टेलिंग करते हैं और उसी दिशा में इन्होंने काफी एक्टिविटीज भी की है. तो आज ये हमें एक स्टोरी सुनाने वाली है. स्टोरी सुनाऊंगी. मैं मराठी हूँ लेकिन मैं हिंदी में ही करती हूँ. उसके पहले मैं जो मुक्त छंद करती हूँ कविता, तो 3 मेरे मुक्त छंद सुना दूंगी तो आपको आइडिया आएगी कि मुक्त छंद मतलब उसमें मात्रा ये बंधन नहीं, इसलिए उसका नाम मैंने मुक्त छंद लिखा है. जो देखती हूँ, समझती हूँ, सोचती हूँ वो लिख देती हूँ. तो अभी है, सुनिए. वक्त वक्त की बात है, छोटा भी बड़ा काम कर जाए. वक्त वक्त की बात है, छोटा भी बड़ा काम कर जाए. कब किसका वक्त बदल जाए ये भी वक्त ही बताए. कब किसका वक्त बदल जाए ये भी वक्त बताए.
थान के थान कपड़े के रहे दुकानों में बिना बिके, थान के थान कपड़ों के रहे दुकानों में बिकने से छोटे छोटे टुकड़े कमाल कमाल कर गए जान बचाने में, छोटे छोटे टुकड़े काम कर गए जान बचाने में। वाह वाह। ठीक है। अब नहीं कहते कभी हमें वो, अब नहीं कहते कभी हमें वो, पर्दे में रहिए आप, पर्दे में रहिए आप, चंद दिनों में दर्द समझ गए मास्क लगा के जनाब, चंद अरे दिनों में वाह दर्द समझ गए वाह वाह मास्क वाह। लगा के जनाब। बस मेरे छोटे ही है जो बताते हैं। अभी एक है, अपनों को कभी वक्त का अनमोल रिटर्न गिफ्ट दीजिए, अपनों को कभी वक्त का अनमोल रिटर्न गिफ्ट दीजिए, एक समय उन्होंने आपको दिया था याद तो कीजिए, एक समय उन्होंने आपको दिया था याद तो कीजिए। ये सुई कितनी छोटी सी होती है, ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है, पर कितनों को रोजी रोटी देती है तो कितनों का घर संसार चलाती है, कितनों को रोजी रोटी देती है तो कितनों का घर संसार चलाती है। फटे पुरानी कपड़ों पर रफू सिलाई कर घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है, घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी 7-8 मिनट की होगी, वाह 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 कमाल। अगर आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट हो तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसे मुक्त छंद ही सुना दूं, जो आप कहिए तो स्टोरी सुनाओ। आप बताइए। स्टोरी सुना दीजिए, चलेगा। स्टोरी नहीं, स्टोरी का शीर्षक है जॉय ऑफ गिविंग, देने की खुशी, सचिन तेंदुलकर का नारा, जॉय ऑफ गिविंग। ठीक है। बंबई के मध्यम वर्गीय से भी मध्यम वर्गीय परिवार की एक कहानी है। 35 साल के पिता, 30 साल की माँ, 8 साल का दीपू और 6 साल की गुड्डी छोटे से घर में रहते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है खींचतान करके। आज रविवार का दिन है, बंबई का विशेष कांदा पोहा खा करके दीपू धीरे से बोला पप्पा से, पप्पा पप्पा बाजार चलो ना, पप्पा बाजार जाना है, मुझे जूते लेना है, पप्पा चलो ना, पप्पा प्लीज चलो ना। अरे अभी 6 महीने पहले तो बूट लिए थे, फिर से बूट? नहीं अभी नहीं पप्पा, वो बूट पहन के मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्कूल में दौड़ता हूँ, स्कूल चल के जाता हूँ, सारा घर का सामान लेने जाता हूँ। पापा घिस गए, पापा पापा चलो ना, मेरे सारे दोस्तों ने लिए हैं, पापा प्लीज प्लीज चलो ना। पापा को लगा आज बाल हट के आगे नहीं चलने वाला है, अच्छा चलो तैयार हो जाओ। उसको लगा मानो उसकी मुट्ठी में आकाश आ गया, फटाक से तैयार हुआ, पानी की बोतल ली, एक झोला लिया, झोले में बोतल रखी और एक बड़ा सा टावल, मतलब इतना बड़ा जो होता है हमारा, वो लिया कि आते समय भी जाते समय धूप हो जाएगी तो टावल रख लिया। बेटा बाप निकल पड़े शॉपिंग के लिए। पहले विंडो शॉपिंग किया, खूब दुकानों में घूमे, फिर एक ब्रांडेड शॉप में, बड़े शॉपिंग मॉल में चले गए और सेल्समैन ने फटाफट जूतों की लाइन लगा दी। साहब ये ब्रांडेड जूते हैं, ये दिल्ली मेड है, ये कलकत्ता मेड है, ये नागपुर मेड है, ये कानपुर मेड है, ये इंदौर मेड है, साहब गारंटी, माल गारंटेड, आप कौन सा पसंद कर रहे हैं? कीमत 300 से 1500 तक। पापा ने 600 और 800 रुपए के 2 बूट पसंद किए। देख देख बेटा दीपू, ये देख कितने अच्छे, कलर अच्छा है, सॉफ्ट है, सब ये अच्छे है ना। और उसकी तो नजर 1500 रुपए के बूट पर जाकर अटक गई। धीरे से बोला, पापा ये देखो ना कितने बढ़िया है, पापा मुझे ये ले दो ना। बेटा इतने महंगे लेगा तो गुड्डी रह जाएगी, 800 का लेगा तो गुड्डू के आ जाएंगे। पापा मेरे सारे दोस्तों ने यही बूट लिए हैं, पापा ले दो ना, पापा प्लीज, पापा मैं सबको कल दिखाऊंगा। अच्छा ऐसे करना पापा, जब आप गुड्डी को ले दोगे ना तो मुझे मत ले देना, आज तो मुझे ये बूट ले दो ना पापा। पापा को फिर लगा आज बाल हट के आगे नहीं चलने वाला है, अच्छा चलो ले लो। फिर खुश, फटाफट ट्रायल किया, वहां घुमा चला, फिर पैक किए और बाहर आ गए। पापा ने कहा बेटा यहाँ तक आए हैं ना तो थोड़ी दूर रोड क्रॉस करके एक बहुत अच्छा मंदिर है, मंदिर में भी जाएंगे, चलो। दोनों तैयार, मंदिर में गए। मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी खाने पीने की, नाश्ते की, छोटे छोटे शॉपिंग की, रोज की डेली रूटीन की चीजों की दुकानें लगी हुई थी। और मंदिर के एक तरफ आइसक्रीम, जूस, गन्ने का जूस, ऐसी दुकानें थी और दूसरी तरफ सीढ़ियों की ओर एक 7-8 साल का गरीब
मासूम बच्चा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। उसके गंदे कपड़े, शरीर के सारे कपड़े फटे हुए, नीचे के बिछाने का कपड़ा भी फटा हुआ था, उसका सारा शरीर काला पड़ गया था, गर्मी से जल रहा था। उन दोनों ने गन्ने का रस पिया, उसका ऑर्डर दिया। पापा ने उस भिखारी बच्चे को भी दे दिया, चलो पी लो। बच्चा तृप्त हो गया, बोला कुछ नहीं, आंखों से कह दिया उसने। गन्ने का जूस पी करके वो लोग मंदिर में चढ़ने लगे, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। पापा ने मार्क किया कि अभी थोड़ी देर बड़बड़ बड़बड़ करने वाला ये दीपू एकदम शांत हो गया, चुप हो गया, बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है। ऊपर गए, दर्शन किए, घंटा बजाई, प्रसाद खाया, धीरे धीरे उतरे, बूट पहने, कुछ नहीं बोला। रास्ता क्रॉस किया, स्कूटर पर बैठे, स्कूटर स्टार्ट किया। मुश्किल से 500,000 कदम स्कूटर गया होगा और दीपू एकदम जोर से चिल्लाया, पापा 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 स्कूटर रोको, पापा स्कूटर रोको, स्कूटर रोको, पापा स्कूटर रोको। अरे अब क्या हो गया? दीपू मैं अब स्पष्ट बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं लेके दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा मैं कहाँ कुछ मांग रहा हूँ, अब स्कूटर तो रोको। पापा स्कूटर को ब्रेक लगाते, स्कूटर स्टैंड पे रखते, उसके पहले तो वो झोला लेके छलांग लगाई उसने, दौड़ा वो तो उल्टे रास्ते, भागा भागा। और इधर पापा स्कूटर को स्टैंड पर लगाते लगाते बोल रहे, अरे 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 वो देखो ट्रक आ रहा है, अरे इधर से रिक्शा आ रही है, वो साइकिल वाला आ रहा है, अरे ध्यान रख रे बाबा, मेरे बाप ध्यान रख, ऐसा क्या कर रहा है तू। वो कुछ नहीं बोला, उसने नहीं देखा, वो तो सबको छोड़ के भागा भागा, 4 छलांग में मंदिर में पहुंच गया। और इतनी दूर से दौड़ा, हाँफ रहा था। दोस्त से बोला, दोस्त देखो मैं आ गया तुमसे मिलने। सबको आश्चर्य लगा, अभी अभी दर्शन करके गया, गन्ने का जूस पी के गया, फिर से आ गया। थोड़ी देर में चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपने झोले में से वो टॉवेल निकाला और उसको कहा, दोस्त ये तुम्हारे देखो पांव कैसे काले पड़ गए हैं, नीचे बिछाने का कपड़ा भी फट गया है, लो ये रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। लड़का खुश हो गया। फिर उसने एक बार अपने बूट की तरफ देखा, एक बार लड़के के पांव के छाले देखे, एक बार नए लिए बूट देखे, फिर पांव के छाले देखे, अपने बूट देखे, वो नए बूट देखे। फिर धीरे से उसने अभी अभी पापा से जिद करके 1500 रुपए के लिए हुए बूट धीरे से निकाले और उस बच्चे को दे दिए और कहा, दोस्त ये तुम पहनो, तुम्हारे पांव जल गए हैं, तुम्हारे काम आएंगे। लड़का एकदम देखता ही रह गया, उसे कुछ समझ भी नहीं आया। उसके मुंह से ऐसा नहीं बोला तो नहीं, मन ही मन उसने सोचा कि आज ईश्वर मुझ पर इतना प्रसन्न कैसे हो गया, आज क्या हो गया, आज मेरी 3 इच्छाएं पूरी हो गई एकदम से, आज खुदा मेहरबान हो गया मुझ पर, मुझे बिन मांगे मोती मिल गए, भगवान ने आज मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया, अंधे को 2 आंखें मिल गई, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अंदर वो इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था, और वो मासूम गरीब बच्चा मुंह से नहीं बोल सका, सिर्फ उसने उसके चेहरे के मौन भाव और उसकी आंखों से बोल दिया। आसपास के सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, बोले, अरे अरे ये देखो तो क्या लड़का है, क्या संस्कार दिए है माँ बाप ने इसके, अपने नए के नए बूट उसने दे दिए, बड़ा दिल है इसका, बड़ा दिल है। दीपू को बड़ा अच्छा लगा अपनी तारीफ सुन करके। फिर उसने धीरे से देखा, तो उसने देखा कि पप्पा उसे बड़े घूर घूर के देख रहे हैं। फिर वो घबरा गया, धीरे 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 पप्पा की तरफ गया। पप्पा उसे घूर घूर के देख रहे थे, उन्हें आश्चर्य हो रहा था, घर पर गुड्डी को एक चॉकलेट देने के लिए झगड़ा करने वाला लड़का आज इसमें पूरब का सूर्य पश्चिम में कहां से आ गया। उसने उसको नए बूट दे दिए, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो धीरे 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 पप्पा के पास गया और बोला, पप्पा पप्पा आप मुझ पर नाराज तो नहीं हो ना पप्पा, मुझे घर जाके मारोगे नहीं ना पप्पा, सच बताओ पप्पा, पप्पा मुझसे नहीं देखे गए उसके पाँव के छाले, मुझे बहुत बुरा लग रहा था पप्पा, पप्पा मुझे घर जाके मारोगे नहीं ना, सच बोलो, डांटोगे नहीं ना पप्पा। आप ऐसा करना, अब जब गुड्डी को ले दोगे ना तो मुझे मत ले लेना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, आप गुड्डी को ले दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। देखते रहे बस, अब मारना नहीं, पापा देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से उसे कस के अपने गले से लगा लिया और बोले, नहीं बेटा मैं तुझ पर नाराज नहीं हूँ, मैं जरा भी नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे तेरे जैसा नसीबवान, दूसरों का दिल जानने वाला, दूसरों का दर्द समझने वाला, दूसरों को देने वाला ऐसा बेटा दिया है। और 2 आंखों के कोरों के बीच में दबाए रखा हुआ तूफान, वो आंसुओं का बांध, वो झरना टूट पड़ा, फूट पड़ा, बह निकला।
सोचते ही रह गए। दीपू समझ गया पप्पा नाराज नहीं है, खुश है। उसने पप्पा के आंसू पोंछे, उनका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, चलो पप्पा घर चलते हैं। और उसने दोस्त को हाथ दिखाते हुए कहा, इशारों में भाव से हाथ दिखाते हुए कहा, दोस्त मैं फिर आऊंगा, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ देने आऊंगा। और पास में एक गाना लग रहा था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा, किसी का दर्द हो सके तो ले उठा, जीना किसी का नाम है, जीना किसी का नाम है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। वाह, बहुत खुश। चैरिटी बिगिंस एट होम जो बोलते हैं, वो यही आई थिंक ये स्टोरी का मॉरल हम वही बता सकते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। एक दिन में कोई बच्चा कुछ देना तो सीखता नहीं है। ये आप लोगों को अच्छी लगी ना? अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। शशिकला जी बहुत शुक्रिया आपने सुनाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपके ने जैसे सुनाया, जो मीठी आवाज में आपने सुनाया, ऐसे लगा कि मतलब मैं उस कहानी को जी रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। फिर सुनाऊंगी कभी। अच्छा लगता है मतलब एक ने ऐसे कर लिया है कहानियां लिखती हूँ कभी मैं कहानियां कभी लिखती नहीं हूँ, बस बोलती हूँ, लिखती नहीं हूँ बहुत अच्छी थी मैम। हर वक्त अलग ही डायलॉग आते हैं, हर वक्त अलग डायलॉग आते हैं। थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया इसलिए थैंक यू। थैंक यू शशिकला जी, आप हमारे साथ आई, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आती रहिए वो हमारे वर्चुअल इवेंट्स में, आपको सुनना हम पसंद करते हैं काफी। थैंक यू, ऐसी कहानियां सुनाती रहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर तन्वी देसाई। यस, तो तन्वी इज अ राइटर और इन्हें नई चीजें एक्सप्लोर करना काफी पसंद है। डांस भी बहुत ही अच्छा कर लेती है। थँक यू। सो यस तन्वी। ऍक्च्युली इकडे सगळे सिच्युएशन पहिला मी फक्त हिंदीमध्ये मराठीमध्ये बोलणार होते, पण आता म्हटलं थोडंसं हिंदी घेतलेलं बरं. ओके, थोडे छोटे शायरी आणि 2-4 पोएम्स असतील. बेअर विथ मी, ही काही खूप जास्त चांगली रायटर नाहीये, खूप एमेचर है, सो लेट्स स्टार्ट। माना तकलीफों के भवंडरों ने तुझे चारों ओर से घेरा हुआ है, मगर क्या किसी ने तुझे मुस्कुराने से भी रोक रखा है? याच शायरीवरती बेस्ड एक पोइट्री है, मुस्कुराहट। कुछ तो खास है तेरी मुस्कुराहट में, मुस्कान से ज्यादा ये दर्द क्यों जाहिर करती है? टुकड़ों को समेटकर जिसे तूने अब जोड़ा है, उसी दिल के ये जख्म क्यों बयां करती है? माना तू इसे खो बैठा था कहीं किसी मोड़ पर, मगर आज भी ये तेरे चेहरे पर क्यों इतनी जचती है? गुमराह कर दिया था तुझे इस जिंदगी ने, लेकिन बेफिक्र सी आज भी क्यों ये तेरे चेहरे की मुस्कुराहट बन के आती है? जिस मुस्कुराहट की वजह तू आज कहीं बाहर खोज रहा है, वो आज भी क्यों तेरे आईने में नजर आती है? ये होती मुस्कुराहट, शॉर्ट वन। वाह वाह वाह, छान होते। थैंक यू। एक छोटी शायरी है, बातें लिबास की कर वो तुम्हें गुमराह करेंगे, बातें लिबास की कर वो तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम बस अपने लहजे पे ध्यान रखना। तो एक थोडी टफ टाईपची पोएट्री आहे। मी लाईक फेमिनिझम मध्ये खूप जास्त बिलीव्ह नाही करत, इक्वालिटी मध्ये बिलीव्ह करते, आधीच क्लिअर करते, बट दिस इज लाईक अ काइंड ऑफ अ पोएट्री विच इज व्हेरी डियर टू माय हार्ट। इरशाद इरशाद। हाँ, मैं एक औरत हूँ, नजरों में हया लिए हो, मगर वक्त आने पर एक आग हो। हाँ, मैं एक औरत हूँ, दुपट्टे से अपनी लाज संभाले हूँ, मगर फिर भी गंदी नजरों का शिकार हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ, अस्तित्व की खोज में गुमशुदा सी हूँ, मगर हर कदम बेबसी का वृत्तांत हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ, मोम की गुड़िया नहीं, चट्टान सी मजबूत हूँ, मगर फिर भी दोगले व्यवहार का शिकार हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ, ना मैं राम की सीता और ना ही द्रौपदी हूँ, ना मैं राम की सीता और ना ही द्रौपदी हूँ, मगर युगों से अब तक बस कुचली जा रही हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ,
मैं आज भी मौन हूँ और चुप हूँ, मैं आज भी मौन हूँ और चुप हूँ, मगर मैं पूरे ब्रह्मांड का शोर हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। मैं बरसों पुराना सजावट का वो पुतला नहीं, मैं बरसों पुराना वो सजावट का पुतला नहीं, मगर आज मैं काली माँ का अवतार हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू। मस्त छान. बहुत बहुत खूब. एक औरत के ऊपर लिखा है, मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मैं शेयर करना चाहूंगा. धनश्री कैन आई? ओके, सॉरी माझा प्रॉब्लेम आला. कोई ना, वेलकम. लाइनें कुछ यूं थी कि न टूटती है वो ना ही बिखरती है, न टूटती है वो ना ही बिखरती है, मुश्किलों में वो हर बार निखरती है. कभी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है. हाँ, वो औरत होती है. हाँ, वो औरत होती है. शुक्रिया. खूप छान होतं. शुक्रिया. त्यानंतर एक कोणीतरी कविता म्हटली होती मुसाफिरच्या वरती, साधारण तशीच, पण जर मी हिंदीमध्ये म्हणेन तर अब बात होगी एक मुसाफिर की, जो कभी मुझ में, कभी आप में, कभी हम सब में है. बस कुछ चंद लाइनें उसके ऊपर. आज फिर एक दफा अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, राह चलते इंसान से अपने घर का पता पूछने की कोशिश की. आईने में बसा मेरा प्रतिबिंब भी अब कुछ गुमसुम सा रहने लगा है. शायद अपने आप से मिलने का खौफ उसे भी कुछ अब सताने लगा है. खुलकर अब मुस्कुराए भी कैसे, अपनों का साथ भी तो छूटता ही जा रहा है. आंसुओं का वो समंदर भी तो अब सीने में एक आग सा जल रहा है. पर इस आग को भी साथ ले चलना है. अब इस मुसाफिर को अपने घर भी तो लौट आना है. वाह, खूप छान, खूपच छान. थँक्यू. एक लास्ट पोएट्री आहे. ऍक्च्युली लास्ट इयर 14 जून जी डेट उद्या आहे, सुशांत सिंग राजपूतच्या सुसाईड नंतर लिहिलेली होती. लाईक बिकॉज ऑफ दिस पॅन्डेमिक, नॉट जस्ट पॅन्डेमिक, ओव्हरऑल मेंटल हेल्थ जर आपण जर विचार केला इंडियामध्ये, तर त्याची परिस्थिती काही खूप चांगली नाहीच आहे. कारण मेंटल हा शब्द आला म्हणजे तुम्ही वेडे आहात हे गृहीत धरलं जातं. म्हणून मेंटल हेल्थ अवेअरनेस हा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. आणि आय होप तुम्ही तुमच्या पोएट्रीजने सुद्धा लोकांना तेवढा अवेअरनेस क्रिएट करावा, ही माझी सुद्धा इच्छा आहे. आणि मी स्वतः सुद्धा पोएट्री मधून ट्राय करते, थोड्या प्रमाणात का होईना, पण लोकांना हे समजून घेण्यासाठी की तुमची फिलिंग्स, तुमचे इमोशन्स तितकेच महत्वाचे आहेत जितके समोरच्या व्यक्तीचे. जर तो व्यक्ती हसतोय ह्याचा अर्थ हे नाही की त्याच्या आयुष्यात काही प्रॉब्लेम्स नाहीयेत. सो ट्राय अँड अंडरस्टँड. सिम्पथी नाही, एम्पथी ठेवायला शिका. आणि त्यावरती ही एक पोएट्री आहे, थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी बहुत कठिन है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी से ठोकरें कहीं मिली है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी ने चोट गहरी दी है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी ने सारी खुशियां छीन ली है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी के सारे आंसू बस तेरे नसीब में लिखे हैं, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी पल पल तुझे आजमा रही है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी से तू हताश हो चुका है, पर थोड़ा ठहर जा. माना जिंदगी जीने की आस तक हो चुका है, पर थोड़ा ठहर जा. बस थोड़ा ठहर जा. वाह, थँक्यू. खूपच क्या छान. क्या जरुरी आहे. खरंच हे खूप गरजेचं आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. आणि पोएट्री मस्त हा, सुंदर. खूप थँक्यू ताई, थँक्यू. खूपच जास्त ऍप्ट माध्यम आहे की आपण लोकांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवू शकतो. तो खूपच छान होती ही लास्ट वाली. इट इज माय पर्सनल फेवरेट. थँक्यू. मी आहे कारण अगोदर त्यामुळे
Okay, so thank you Tanvi for being Thank you for giving this opportunity. तसंही first होतं, so I hope I didn't create any blunder over here. No, you were absolutely fantastic. Thank you. Yeah, thank you so much. So next we have Aditya Joshi. Yes. Hi. आदित्य हा एक मराठी कवी आहे आणि इंडियन मायथॉलॉजी वर ह्यांचा खूप चांगला होल्ड आहे. तर आदित्य तुम्ही काय ऐकवणार आहात? येस. सो धनश्री मी 2 ते 3 काही कविता ऐकवतो आहे. सो आय विल फर्स्ट स्टार्ट विथ वाडा ह्या कवितेनीची. ओसाड माळ राणी पडका जुनाट वाडा, हृदयात काय त्याच्या सांगेल का कुणाला. एक एक करुणी सुकली अंगणातली झाडी, उद्ध्वस्त काळजाच्या शकला हजार झाल्या. सारा प्रयास भोळा वाडा करून थकला, कमरेत वाकलेला एक एक खांब फुटला. आजीने लावलेली आंबा सुपारी गेली, परसातली रमाती केव्हाच शून्य झाली. तीन सांज त्यास स्मरते ती नित्य प्रार्थनेची, संस्कार ते सुखाचे हळहळून आज रडती. निस्तब्ध आज जगतो आहे जुनाट वाडा, मृत्यूस भरभरूनी तो पाहतोय डोळा. खांद्यावरी सुखाने त्याने संसार झेलला होता, खांदा द्यावयाही ना त्यास वाली उरला, खांदा द्यावयाही ना त्यास वाली उरला. आता मी दुसरी कविता सादर करतोय जिचं नाव आहे मन. थोडं जरा कवींच्या लाडाचा विषय असतो मन हा, आणि ह्या कवितेत मी त्या मनाला एका पार्श्वभूमीवर तोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जसं जर आपण कृष्णाचा विचार केला तर कृष्णाच्या 2 पत्नी सगळ्यात महत्वाच्या मानल्या जातात. एक म्हणजे सत्यभामा आणि दुसरी म्हणजे रुक्मिणी. रुक्मिणीला पारलौकिक ऐश्वर्य मान्य केलेलं आहे आणि सत्यभामेला भूलौकिक ऐश्वर्य मान्य केलेलं आहे. तो आपलं मन जर कृष्ण असेल तर कशा पद्धतीने ह्या दोन्ही दोलायमान अवस्थांना ते मॅनेज करू शकतं हे सांगण्याचा या कवितेतून मी प्रयत्न करतोय. मन जसे पारिजात उभ्या अंगणात फुले, मन अबोल अबोल बघ शब्दाविण बोले. मन अंगणात उभे दिसे सत्यभामे दारी, फुले फुलला ताटवा सडा रुक्मिणीच्या दारी. मन देवतेचे स्थान जसा कृष्ण गोप बाळ, वेड लावूनी भूमेसी, भूमा म्हणजे सत्यभामा, भूमेसी करी रुक्मिणीचे ध्यान. मन चेटुक चेटुक पारिजातकी हासते, प्रेम सत्यभामेसाठी ध्यानी रुक्मिणी जागते. भक्ती प्रेमाचा सोहळा प्रेम भक्तीची सावली, जशी पारिजात शोभा रंग कृष्णाने मांडली. मना सावर सावर तुझी पारिजात शोभा, रंग सत्यभामे दारी. रंगा, रंगा म्हणजे कृष्ण, रंगा रुक्मिणीच्या लोका, रंगा रुक्मिणीच्या लोका. अजून एक छोटीशी गेय कविता सादर करतोय, थोडीशी मोठी आहे तुम्ही म्हणू शकता, परंतु या कवितेचं नाव असं मी काही ठेवलं नाही, पण एका झुरणाऱ्या बद्दल काहीतरी सांगण्याचा मी ते प्रयत्न करतोय. शोधतो तुझ्या खुणा वसंतयान यौवनी, शोधते तुझ्या खुणा वसंतयान यौवनी, कुठे कधी कुठे तू भेटसी झुरे तृषार्थ यामिनी, झुरे तृषार्थ यामिनी. मधुर स्निग्ध गारवा असा सुगंध मारवा, रात्र रात्र जागवी अजून तेव त्या क्षणा. कशी निशाही घालवू सख्या तृषार्थ यामिनी, शोधते तुझ्या खुणा वसंतयान यौवनी. प्रमोद पारिजात हा शोधतो तुला गडे, तुझाच श्वास अमृता परीसया सुखागडे. कसा वसंत सावरू सख्या तृषार्थ यामिनी, शोधते तुझ्या खुणा वसंतयान यौवनी. दाह दाह अंतरी चकोर होत पारखी, मनास नित्य वेदना चंद्रगुप्त अंबरी. चंद्र भेटवी गडे सख्या तृषार्थ यामिनी, शोधते तुझ्या खुणा वसंतयान यौवनी. आता जरी तू माधवा न भेट घेसी राधिका, तरी हे जाय सोडुनी जीवित्व देह बंधना. तरी तृषार्थ अंतरा रूप दावी सुंदरा, ना तरी ही यौवनी वृथाच जाय पौर्णिमा, ना तरी यौवनी वृथाच जाय पौर्णिमा. थँक्यू ऑल. खूप सुंदर, वाह. खूप सुंदर. थँक्यू. आजच्या टाइमला एवढं प्युअर मराठीमध्ये लिहिणं म्हणजे खूप कमी जण लिहितात.
अपूर्वा आय थिंक चांगलं ह्याच्याबद्दल सांगू शकेल. अपूर्वा, तुझं काय म्हणणं आहे त्याच्यावर? फार सुंदर सगळ्यांच्या कविता. फार माझं या बाबतीत थोडं वेगळं मत आहे की प्रत्येक काळामध्ये जे काही साहित्यासाठी जी भाषेचा वापर झालेला आहे ती समकालीन भाषा वापरण्यात आलेली होती. म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली तर ती मराठीमध्ये लिहिली, ती संस्कृतमध्ये नाही लिहिली. आणि त्यानंतर पण बहिणाबाईंनीही ज्या कविता लिहिल्या त्या त्यांच्या बोली भाषेत लिहिल्या. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की म्हणजे माझं वैयक्तिक मत आहे, पण शक्यतो कविता जर समकालीन, आता आदित्यजींनी खूप खूप सुंदर कविता ती सादर केली आणि म्हणजे भाषिक सौंदर्याच्या बाबतीने किंवा वृत्ताच्या बाबतीने ती खूप सुंदर आहे. पण बऱ्याचदा ना आपल्याला समकालीन कविता लिहायला लागतात. म्हणजे खरं तर समकालीन कविताच लिहू शकतो आपण, की आजकालच्या जनरेशनला जर त्या लिंक झाल्या किंवा त्यांना जर आपल्याशा वाटल्या तर मग ते पुढे आपलं सगळं साहित्य वाचतात. सो हा एक मुद्दा आहे. याच्याविषयी मतांतर असू शकतात, पण मला असं वाटतं. यस, माझी एक मिनिट फक्त. आदित्यजी, तुम्ही ज्या आशयावरती कविता लिहिली त्यावरच मी सेम आशय, शृंगारिक आशयच आहे, पण आपल्या समकालीन भाषेत लिहिलेली. तर आणि सुमंदरमाला वृत्तात आहे. तर मी एक ऐकवतो आठवणी की हळुवार झाली तिची सैलवेणी, तिचा श्वास श्वासामध्ये दाटला. हळुवार झाली तिची सैलवेणी, तिचा श्वास श्वासामध्ये दाटला. पुन्हा सूर्य विझला, पुन्हा रात आली, सदेही मशाली पुन्हा पेटल्या. नभी चंद्र सुद्धा जरा स्तब्ध झाला, बघाया उतरल्या तिला चांदण्या. नभी चंद्र सुद्धा जरा स्तब्ध झाला, बघाया उतरल्या तिला चांदण्या. तिला स्पर्श ओला असा जाहला की तिच्या सर्व शंका तिथे आटल्या. मिठी मारली घट्ट इतकी मला की कराकर तिच्या वाजल्या बांगड्या. मिठी मारली घट्ट इतकी मला की कराकर तिच्या वाजल्या बांगड्या. किती प्रेम आहे तिचे ओठ कानाजवळ येत गेले, किती प्रेम आहे मला सांगण्या. आणि जसा जात गेला पुढे वेळ थोडा, हृदयातली वाढली स्पंदने. मला भान नव्हते जगाचे तसे अन, मला भान नव्हते जगाचे असे अन, चिडवण्या मला वाजली पैंजणे. सो यस, हा मुद्दा होता माझा की हे कसं लगेच कनेक्ट होईल सगळ्यांना, असं थोडक्यात. खूप सुंदर, खूप सुंदर. सो ह्याच्यावरच मी एक पॉइंट सांगू शकेन, व्यक्त करू इच्छितो की लाईक माझ्या ज्या कविता आहेत किंवा मी ज्या कविता मांडायचा प्रयत्न करतो ह्या मी कधीच, म्हणजे बेसिकली हे धनश्रीलाही माहिती आहे, मी कधीच कविता कोणासाठी लिहिलेल्या नाहीयेत. या कविता ज्या आहेत त्या मला म्हणजे रुचलेल्या भाषेत ह्याच्यासाठी आहेत कारण की या फक्त आणि फक्त मी स्वतःच्या एंटरटेनमेंटसाठी लिहिलेल्या. आणि धनश्रीने सांगितलं की आदित्य त्याच्यातल्या काही कविता तू दाखव, काही समोर आण. बेसिकली ह्याच्यामध्ये ज्या आहेत ह्या भावना हृदयातून आलेल्या आहेत आणि हृदयातून त्यावेळेला, म्हणून मी माझ्या कवितांना भरपूर वेळेला कॉम्प्रोमाइज करत नाही. भरपूर लोक सांगतात की त्याच्यातले शब्द बदल, त्याच्यातल्या गोष्टी बदल, पण मी बदलत नाही कारण की त्यावेळेला ज्या शब्दांनी ती भावना माझ्या मनातून प्रवाहित झाली तिने मंत्ररूप धारण केलेलं असतं आणि त्या मंत्ररूपाला जास्त महत्व असतं. म्हणून हे काही थोडंसं बोजड किंवा जुनी भाषा वाटू शकते कारण की मत वाचन माझं जुनं साहित्य खूप आहे. काही हरकत नाही, म्हणजे तुम्हाला जर लोकांसमोर ठेवायचंच नाही तर मग काही हरकत नाही. बरोबर. ओके, सो थँक यू आदित्य फॉर बीइंग विथ अस. थँक्स Anusha, थँक्स. So next, do we have Apurva Srivastav? Apurva, I think Apurva nahi hai. Okay. अपूर्व श्रीवास्तव पण मराठीत पण बोलले होते ना, म्हणजे मराठीतच करतात ना तुम्ही, हिंदी मराठी दोन्ही करता सगळं? कोण मी का? अपूर्व का? हा, माझं नाव अपूर्व राजपूत आहे. हो, मी मराठी, मोस्टली मराठी करतो. हिंदी फोटो नाही, फोटो दिसत नाहीये तुमचा, व्हिडिओ आहे. एक मिनिट. हा ठीक आहे. यस, दिसलो. तुम्ही कुठे राहता? कुठे तुम्ही? माझं सोयगाव गाव आहे, अजिंठा लेणी जवळ. नाधो महानुरांच्या गावातला आहे मी. अच्छा, तिथूनच तुम्ही आता हे करताय? हो. ठीक आहे, थँक्यू. माझ्या कविता तुमच्या सगळ्यांपेक्षा अगदी वेगळे विषय असतात. म्हणजे तुम्हाला अनुभव खूप आहे आमच्यापेक्षा आणि तुम्ही खूप जगलेले आहात. सो तुमचा नक्कीच अनुभव खूप दांडगा आहे ताई.
तसं नाही, मी लिहायला म्हणजे आधी लिहित होते, पण आता 3 वर्षापासून मी बरंच लिहिते पण, स्टोरी टेलिंग पण करते, बाहेर पण म्हणजे सिंगापूर ग्रुप, किंग असं म्हणजे टंझानिया ग्रुप याच्याशी पण जुळलेली आहे. आणि असं वाटायला लागलं की आपलं ठीक आहे, इकडे तिकडे आपल्याला कुठेतरी मन लावून घेतलं आणि सुचतात पण गोष्टी. असं हेच कोणाचं ऐकलं, एखादा शेर ऐकला त्याच्यावर सुद्धा गोष्ट उमजते आणि मग मी तिला रूप देते. पण मी लिहून नाही काढत कधी ती गोष्ट, कारण ते रटलेलं होतं, मी रटू नाही शकत. गोष्ट म्हणजे डोक्यात असते. आज मी आता जे डायलॉग बोलले ते उद्या ती गोष्ट हीच गोष्ट करीत तर हे डायलॉग येणार नाही. जे त्यावेळेस माझ्या बरोबर आहे, डोक्यात डायलॉग असेल तो येईल. कविता बरोबर बनवायची, आहे ताई. कविता त्याच हो असतात, कविता त्याच्यात. हो हो, येस. थँक्यू ताई. फार छान होत्या कविता. वेळ असेल तर मी एक कविता छोटीशी ऐकवीन, वेळ असेल. हो हो मॅडम, नक्कीच. पण आधी आपण दोघंच उरली आहेत, त्यांच्यानंतर आपण तुमची कविता घेऊयात नक्की. ओके, सो अपूर्वा नहीं है हमारे बीच, तो विल मूव अहेड. आदर्श श्रीवास्तव, या जी नमस्कार, क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ? यस यस, यू आर ऑडिबल. तो आदर्श जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक शायर है और इनकी शायरी ही इनकी पहचान है. तो आदर्श जी, आप क्या सुनाने वाले हो? बहुत शुक्रिया पहले तो मौका देने के लिए, और मैं माफी चाहूंगा, मैं पूरी जगह यहाँ रह नहीं पाया क्योंकि एक मीटिंग चली थी साथ में, तो मैंने आपके सहयोगी को बोला था कि मुझे बता दें जब भी मौका मिले. और ये मेरी खुशनसीबी है कि जहाँ शशिकला जी और तन्वी जी जैसे मतलब इतने मजे हुए और इतने प्यार सुनाने वाले लोग हैं, वहाँ मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है. और क्योंकि आप सबसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत छोटा हूँ मैं, अभी स्टूडेंट ही हूँ मैं, तो कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए. मैं खुद बिलीव करती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे सुनो, भूल सबसे होती है. जैसे आप अभी भूल करते हैं, मुझे एज के हिसाब से भूल होती है क्योंकि आई एम अबव 70, तो अब याद वो मेमोरी नहीं रही. कई बार मैं कैरेक्टर्स के नाम भूल जाती हूँ, तो मैं स्टोरी टेलिंग के लिए पहले ही बोल देती हूँ कि मेरी उम्र बहुत बड़ी है. लिखते समय लिख लूंगी, लेकिन कई बार नाम भूल जाती हूँ. पर इतना मेमोरी है कि फिर से खींच लेती हूँ, मतलब नाम बदल के भी रूल पर आ जाती हूँ, ट्रैक पर आ जाती हूँ. तो ऐसा सबके साथ होता है, उसमें कोई ये नहीं छोटा बड़ा होशियार, ऐसा कुछ नहीं होता. मन की भाव है, साहित्य मन के भाव से जुड़ा है, भावनाओं की अनुभूति से. बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़प्पन है ये. तो ज्यादा वक्त नहीं लेता मैं आप लोगों का, मैं शुरू करता हूँ. तो कहते हैं कि उर्दू पोइट्री में गजल और शायरी इन सबके नियम, कुछ बंदिशें होती हैं. तो लिखते तो मैं एक अरसे से आया हूँ, पर इन बंदिशों में अपने ख्यालों को बांधना हाल ही में शुरू किया है. तो एक गजल आपने पेश करता हूँ मैं अपनी. इसकी जमीन, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ यूं है कि जैसे आज हम लोग की महफिल सजी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने लिखा होगा, कोई डेस्टिनी होगी. ऐसे हम लोग मिलते हैं तो हमें पता नहीं होता, पर कुछ इत्तेफाक हो जाते हैं. तो इससे पहला शेर यूं है, तवज्जो चाहूंगा आपका, कि उनसे यूं मिलना महज इत्तेफाक नहीं है. उनसे यूं मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, और इजहार अभी कर दें, दिल इतना बेबाक नहीं है. कि उनसे ये मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, इजहार अभी करते हैं, दिल इतना बेबाक नहीं है. और लोग लगाते हैं कीमत वफा की दौलत से. सुना होगा कि लोग लगाते हैं कीमत वफा की दौलत से. बेपरवाह जरूर महबूब मेरा गुस्ताख नहीं है. वाह, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रही है. कि बेपरवाह जरूर महबूब मेरा गुस्ताख नहीं है. और अगले शेर में मैंने 21वीं सदी की मोहब्बत को दर्शाना चाहा है. समझिएगा और बताइएगा कि आसान समझा था निभाना इसे. सच्चा इश्क है सनम, मजाक नहीं है.
और आपने भी देखा होगा कि देयर इज नो बेटर मेडिसिन देन लव, तो उस पे लिखा है कि चम्मच भर दवाए इश्क पिलाती हो रोज, चम्मच भर दवाए इश्क पिलाती हो रोज, मेरे जख्मों को काफी इतनी खुराक नहीं है। और अंत करता हूं इस गजल को कि कहते हैं बाजी इश्क की हो तो हार जाना। आपने भी सुना होगा, कई हिदायतें मिलती हैं कि कहते हैं बाजी इश्क की हो तो हार जाना, मगर क्या करे आदर्श, मगर क्या करे आदर्श, इतना चालाक नहीं है, उनसे यूं मिलना महज इत्तेफाक नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। तो अगर वक्त हो तो मैं आगे बढ़ूं, एक और जी, थी छोटी सुनाइए। सी गजल। तो यूं तो मोहब्बत पे लिखा था, और मोहब्बत पे लिखने का जो मुद्दा है वो शायरों में बहुत मशहूर होता है, क्योंकि काफी लोग इससे जुड़ जाते हैं। पर कहते हैं कि एक लेखक की जिम्मेदारी होती है समाज पे भी लिखना, वो आईना बनना। शशिकला जी और तन्वी जी इससे इत्तेफाक रख पाएंगी कि कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बाकी सब माध्यमों में एक कटाक्ष से डर होता है लोगों को। तो इस पे एक गजल है मेरी। 2 मिनट रुकेगा जरा, मैं इसको ढूंढ लूं मैं। हाँ, तो इसका जो पहला शेर है वो यूं है कि सवाल अजब है, सवाल अजब है, हल करें तो कैसे, सवाल अजब है, हल करें तो कैसे, हम अकेले मोहब्बत करें तो कैसे। ये सवाल अजब है, हल करें तो कैसे, हम अकेले मोहब्बत करें तो कैसे, चले वो जो तुम भी एक कदम रखना, चले वो दो तो तुम भी एक कदम रखना, वरना मायूस मेहनत करे तो कैसे। और अगले शेर में देखिएगा कि जो हमारा देश है तो उसमें कितनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी एक पकड़ बनी हुई है। तो कोई चादर तो कोई चुनरी चढ़ाए, कोई चादर तो कोई चुनरी चढ़ाए, गरीब नंगे बदन इबादत करे तो कैसे। बहुत खूब, बहुत चादर तो कोई चुनरी चढ़ाए, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है कि कोई चादर तो कोई चुनरी चढ़ाए, गरीब नंगे बदन इबादत करे तो कैसे, और नहीं सीखा जलती बस्तियों पे हाथ सेकना। देखिएगा कहाँ ये सच है कहाँ ये झूठ, कि नहीं सीखा जलती बस्तियों पे हाथ सेकना, हम मासूम सियासत करें तो कैसे। बढ़िया। और है पिंजरे, बहुत कि है पिंजरे के होने से ही अनजान। ये प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे है, कोई कटाक्ष है, आप देखिएगा, मैं ना राइट हो रहा हूँ ना लेफ्ट हो रहा हूँ, सीधा बात कह रहा हूँ कि है पिंजरे के होने से ही अनजान, कोई पंछी बगावत करे तो कैसे। और है बेखौफ दरिंदे और किताबी कानून, ये जो असामाजिक तत्व रहते हैं हमारे बीच उन पे है कि है बेखौफ दरिंदे और किताबी कानून, कांच की कड़ियां हिफाजत करे तो कैसे। और इस गजल को का अंतिम शेर और अपनी महफिल की अंतिम पेशकश लेके मैं विदा जाऊंगा आपसे कि उम्मीद की तो एक चिंगारी भी काफी है। बताइएगा सच कहा कि नहीं मैंने, कि उम्मीद की तो एक चिंगारी भी काफी है आदर्श जिंदा
इंसानियत मरे तो कैसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वाह। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी बात पहुंच पाई होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। So thank you आदर्श जी for being with us. And अभी हमारे इवेंट की लास्ट परफॉर्मेंस शुभम नाटू. Do we have him here? Yes, I'm here. Hi. Yeah. So शुभम जी पोम्स लिखते हैं, आर्टिकल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं. तो शुभम जी आज क्या सुनाने वाले हैं? आज पोयम सुनाएंगे। तो जी शुरू करते हैं। तो इतने सारे लोगों का इमोशंस, इतने सारे लोगों ने भारी इमोशनल कर दिया है, तो उन इमोशंस को लेके चलिए इस महफिल में आपका स्वागत करता हूँ। लेखक हूँ, लेखक की तरह आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। शुभम नातू पूरा नाम है मेरा। आइए आप सभी को अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए रूबरू कराता हूँ। तो मेरे अंदर, हम सभी के अंदर दो पर्सनालिटीज, एक राइटर की, एक परफॉर्मर की। वो परफॉर्मर राइटर को हमेशा छेड़ते रहता है कि अरे परफॉर्मेंस है, कुछ नया लिख दे, परफॉर्म करना है तेरे को, वही पुराना सुनाएगा क्या। तो ये जो मैंने किया है, पहली बार ही मैंने इंट्रोड्यूस अपने को इस तरीके से किया है। तो ये आज दोपहर को ही लिखा हो। परफॉर्मर कल रात से छेड़ रहा था, अरे लिख दे यार, कुछ तो लिख दे। तो ये कुछ नया लिखा है मैंने। तो इंदौरी हूँ, तो थोड़ा इंदौरी टच आवाज में आएगा, तो थोड़ा सुन लीजिएगा, बेयर कर लीजिएगा। हाँ ताई, इंदौर से। मम्मी इंदौरची आहे, पण आता मला सोडून बरेच वर्ष झाले, खूप वर्ष. अच्छा, खूप वर्ष. तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पहचान के ऊपर 4 लाइंस लिखी थी कुछ टाइम पहले, तो वो सुनाता हूँ। मशहूर बनने के बाद भी अपनी पहचान बताना मत भूलना। मशहूर बनने के बाद भी अपनी पहचान बताना मत भूलना। अरे इसी पहचान ने ही तो तुझे मशहूर बनाया है, तो इससे कभी गद्दारी मत करना। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम या तो मशहूर बनने की राह में, या मशहूर बनने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, और एक वो ईगो सा आ जाता है अपने अंदर। तो अगर आपको जमीन पे रहना है, उसी राह पे चलते रहना है, तो अपनी पहचान को मत भूलना। और बेसिकली हम जो एज अ राइटर हम जो भी लिखते हैं उसका कुछ शुरुआत रहती है। तो ये जो मेरे दिमाग में आया था, ये मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद आया था, जो मैंने फर्स्ट ऑनलाइन परफॉर्मेंस दी थी ओपन माइक। उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। तो मैं जरूर मशहूर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इन 4 लाइनों का ओरिजिन वहीं से है। तो यूजुअली मैं परफॉर्मेंस जो देता हूँ इंस्पिरेशनल चीजों पे देता हूँ, लेकिन आज मैंने खुद को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। तो इंस्पिरेशनल होने की बजाय आज मैं रोमांटिक चीज, थोड़ी इश्क मोहब्बत पे पेश करना चाहूंगा। तो अगली पंक्तियां कुछ ऐसी है। 2 राही एक कश्ती, 2 दिल एक किनारा, किनारे पर निकले तो थे अलग, पर मिल गए एक दूसरे का सहारा। पत्थर भी बहुत आए और कांटे भी बहुत, पर था जो तुम्हारा साथ, सब मुश्किलें हो गई आसान। कड़वाहट भी बहुत आई, मन मुटाव भी बहुत हुए, पर था यह प्यार, था यह भरोसा। कश्ती भी बनी रही और राही भी। ना थी कुछ कहने की जरूरत, ना कुछ बताने की, बस एक इशारे से हम दोनों समझ गए एक दूसरे के दिल की कहानी। बस एक इशारे से हम दोनों समझ गए एक दूसरे के दिल की कहानी। तो आज थैंक यू। तो आजकल क्या यूजुअली बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, फिल्मी लव स्टोरी को ज्यादा फॉलो करते हैं। रात भर बात करना, एकदम एक दो सोचते रहना, ऐसे एकदम प्रिटेंड करना, ये प्यार नहीं होता। प्यार है एक दूसरे का साथ में रहो, एक दूसरे का जो भी आपके जो भी गोल्स डेस्टिनेशन है उसमें एक दूसरे का साथ दो। मनमुटा होते रहेंगे, आपस में सुलझा लो, कोई ऐसे जरूरत नहीं है एकदम ऐसे फिल्मी बनने की। तो उसी के साथ आगे कुछ सुनाना चाहूंगा, वो है रूठने पे। तो उसके ऊपर कुछ ऐसा है। हसरत तो बहुत थी कि एक बार उनसे रूठे, हसरत तो बहुत थी कि एक बार उनसे रूठे, मगर जब भी इस दिल ने उनसे रूठने की कोशिश की, जाने अनजाने में हम ही कहीं से उन्हें मना ले आए, और हसरत हसरत ही बनकर रह गई। तो ये रूठने के ऊपर था। और आगे मैं अपनी लास्ट पेशकश देना चाहूंगा। तो वो इस तरह से, वो जिंदगी ही क्या जिसमें हर कदम सहम कर चलना पड़े। वो चाल ही क्या जिसको दिल खोलकर उठाया ना जा सके। वो दिल ही क्या जिसे खुलकर प्यार करना ना सिखाया जा सके। वो प्यार ही क्या जिसमें खुलकर गुफ्तगू ना की जा सके।
वो आंखें ही क्या जिनसे मोहब्बत की बेशुमारी का एहसास ना हो सके। वो दोस्ती ही क्या जिसमें हर बार अपनी दोस्ती का ख्याल दिलाना पड़े। चलना तो इस जिंदगी में सोच समझ कर ही है, पर वो चाल ही क्या जिसे अपनों के साथ चलकर भी सहम कर चलना पड़े। तो आखिरी की 2 लाइनें जो मैंने एक मूवी में सुनी थी, तो उससे मैं एंड करूंगा। वो लाइन्स कुछ ऐसी है, जो खोया है वो ख्वाब है और जो पाया है वो लाजवाब है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना एंड करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। बहुत खूब। बहुत थैंक यू Thank you, Shubham, for being with us. थैंक यू। शशिकला जी, आप कुछ सुनाना चाहती थी, कोई कविता? शशिकला जी, आपकी आहे वेळ आहे हो वेळ असेल तर एक छोटी संपले हा? आहेत, परफॉर्मन्सेस संपले आहेत, ऐकवू शकता तुम्ही. एक ऐकून देते हैं, छोटी है। हो. वक्त क्या है उस पर मैंने लिखा है। मेरी कविता ऐसी छोटी छोटी होती है, आप थोड़ी बड़ी लिखने लगे हो। वक्त जरा बताओ तुम क्या हो कैसे हो। ए वक्त जरा बताओ तुम क्या हो कैसे हो। न कोई रूप रंग न कोई आकार तुम्हारा, न कोई रूप न रंग न आकार तुम्हारा, ना ही कोई अता पता या कोई ठिकाना तुम्हारा, ना ही कोई अता पता या ठिकाना तुम्हारा। न तस्वीर न मूरत न स्पर्श का आभास तुम्हारा, न तस्वीर न मूरत न स्पर्श का आभास तुम्हारा। फिर भी हरेक को रंग दिखाते हो तुम्हारा, फिर भी हरेक को रंग दिखाते हो तुम्हारा। सबसे लोहा मनवाते ही हो तुम्हारा, सबसे लोहा मनवाते ही हो तुम्हारा। वक्त वक्त पर सबको झुकाना झटकना पटकना फिर उठाना, वक्त वक्त पर सबको झुकाना झटकना पटकना फिर उठाना तुम्हारा। न दिखकर भी अपना अस्तित्व दिखाना तुम्हारा, न दिखकर भी अपना अस्तित्व दिखाना तुम्हारा। सबको उंगली पर यूं नचाना तुम्हारा। ए वक्त बताओ हमें भी जरा, ए वक्त बताओ हमें भी जरा, कैसे मैनेज करते हो ये सारा जादू तुम्हारा, कैसे मैनेज करते हो ये सारा जादू तुम्हारा। थैंक यू। छोटी सी कविता थी। वाह ओके, सो ये इवेंट मैं कुछ कहकर खत्म करना चाहूंगी। अभी तक जो विचारांची बरणी को आपने सपोर्ट किया है, ऐसे ही करते सगळ्यांचा ग्रुप फोटो घे ना, एक ग्रुप फोटो। थोडं काहीतरी बोलून हा इवेंट संपलेला है ऐसा घोषित करें। इस महामारी ने कलाकारों के बीच की दूरी तो बढ़ा दी, पर टेक्नोलॉजी ने इन्हें नजदीक लाया। तालियां और वाह सुनने के लिए अब कान तरस गए हैं, पर अब कमेंट सेक्शन में कमेंट्स और लाइक्स से ही काम चला रहे हैं। लोगों के चेहरे के भाव देखकर ही सर्टिफिकेट मिल जाता था, अब सभी ऑडियंस के वीडियोस ऑफ रहते हैं तो डिजिटल सर्टिफिकेट का ही इंतजार कर लेते हैं। खैर, महफिल हो या कविता सम्मेलन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बस कलाकार वो जो एक दूसरे का साथ दे और इस नए बदलाव का सही इस्तेमाल कर अपने ऑडियंस का हमेशा मनोरंजन करता रहे। धन्यवाद।